ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है? प्रेसिपिटेशन चैप्टर। क्वेश्चन किसका है? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? प्रेसिपिटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और आपसे क्या पूछेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो लिखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन में बोल रहा है थिसन वेट्स ऑफ फोर मेन रेन गेजेस। थिसन थिसन वेट्स ऑफ फोर मेन रेन गेजेस। थिसन वेट्स ऑफ फोर मेन रेन गेजेस। चार मेन रेन गेजेस के आपको थिसन वेट्स दिए हैं। क्या दिया है? थिसन वेट ऑफ फोर मेन रेन गेजेस ए बी सी एंड डी। ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी क्या कर रहा है आपका? कवरिंग अ रिवर बेसिन। कवरिंग अ रिवर बेसिन। रिवर बेसिन आर covering a river basin are 0.16, 0.24, 0.32 and 0.28 respectively and 0.28 respectively. आगे लिखेंगे if the average depth of rainfall if the average depth of rainfall for the basin is 45 mm and individual rainfall at catchment rainfall at catchment is आपका कितना दिया है? एट कैचमेंट इंडिविजुअल रेनफॉल एट कैचमेंट बी सी एंड डी आर 55 mm, 40 mm and 45 mm respectively. Find rainfall at station A. Find rainfall at station A. ठीक है, एट रेन गेज ए या रेनफॉल एट रेन गेज ए बोल सकते हो, एट रेन गेज ए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चन भी बना सकता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, बट अभी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। सभी को क्लियर है क्वेश्चन? जरा मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन सभी ने लिखा? ठीक है बच्चों, एक बार क्वेश्चन सभी लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, उसके बाद इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सभी लोग लिखेंगे? ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसका क्वेश्चन है ये? आपका प्रेसिपिटेशन चैप्टर का थिसन पॉलीगॉन। अगर मैं यहाँ पे टॉपिक लिखूं तो टॉपिक क्या है आपके पास? ये यहाँ पे टॉपिक है आपके पास थिसन पॉलीगॉन। ठीक है बच्चों, टॉपिक किसका है? ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? थिसन पॉलीगॉन। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, थिसन पॉलीगॉन का क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, जो बच्चे क्वेश्चन लिख लिए हैं वो सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। जो बच्चों ने क्वेश्चन लिखा है, मेरे पास है दीपक, आईएम, मनीष, पीयूष, रविंद्र, सभी को एक बार गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है। ठीक है, हरियाणा जो आपका AEE के लिए जो हाइड्रोलॉजी का पेपर जो आएगा उसके यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितने भी बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बार कोशिश करेंगे। 5 मार्क्स के लिए आपका थिसन पॉलीगॉन पे बनाया हुआ ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसके पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से लिखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बच्चों, सभी का क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से सभी लोग, आंसर कमेंट करके बताना है। देखो बैठना नहीं है क्लास में, ऑनलाइन जितने भी बच्चे हैं बैठना नहीं है, बस हमें क्लास में कंट्रीब्यूट करना है। अगर क्लास में हम आंसर निकाल पाएंगे तभी कहीं ना कहीं एग्जाम में भी हमारे आंसर सही होने के चांस होंगे।
ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, तो अभी जो ऑफलाइन बच्चे हैं एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आपको लिखने का टाइम देंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टार्ट हमें कहां से करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, हमें कहां से स्टार्ट करना है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है थिसन वेट ऑफ 4 मेन रेन गेजेस स्टेशन ए बी, रेन गेजेस ए बी सी एंड डी आर कवरिंग अ रिवर बेसिन आर। तो आपको उसने थिसन वेट दिया है। थिसन वेट, थिसन वेट अगर मैं यहां पे लिखूं इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं थिसन वेट्स। तो थिसन वेट्स कौन से हमारे पास सर, थिसन वेट है डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी कैचमेंट एरिया बी का, डब्ल्यू सी और डब्ल्यू डी। ये चारों के थिसन वेट्स क्या क्या है, देखो इन चारों के थिसन वेट्स है 0.16, 0.24, 0.32 एंड क्या है हमारे पास 0.28। तो ये थिसन वेट्स है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा उससे कैसे यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये गिवन डाटा से क्या लिखा है हमने पहले, गिवन डाटा। ठीक है, तो थिसन वेट्स हमारे पास आ गए, यहाँ पे क्या आ गए हमारे पास, थिसन वेट्स। आई होप ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। एक बार जब हमने देखा कि थिसन वेट्स आ गया सर, तो क्या बोला है, इफ द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल, यहां पे ऑलरेडी उसने पी एवरेज दे दिया है इस पूरे कैचमेंट का। और पी एवरेज कितना बोला है, 45 mm। कितना बोला है उसने हमसे कि एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल फॉर द बेसिन, बेसिन मतलब बेसिकली कैचमेंट एरिया, हमें कितना बोल दिया, 45 mm बोल दिया। एंड इंडिविजुअल रेनफॉल, इंडिविजुअल रेनफॉल मतलब उसने पीबी का दिया है, पीसी का दिया है और पीडी का दिया है। रेनफॉल को हमेशा पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कितना दिया है आपको, दिया गया है वैल्यू 55, 40 एंड 45, 55 mm, 40 mm एंड 45 mm। तो ये सारा डाटा आपको दिया गया है। अब पूछा क्या है उसने, उसने बोला है कि मुझे पी ए का वैल्यू निकाल के बता दीजिए। ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। यहां तक सभी बच्चों को अगर क्लियर है मुझे एक बार बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा इसके सॉल्यूशन के साथ आपके। ठीक है बच्चों, एक बार बताना यहां तक क्लियर है। पीयूष वैल्यू इतनी छोटी नहीं आएगी पीयूष, पी की वैल्यू जो है मोस्ट प्रोबेबली शायद इतना छोटा नहीं, चलो चेक कर लेंगे पीयूष, एक बार चेक कर लेंगे, कोई नहीं, अभी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में पता चल जाएगा पीयूष, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक बार देख लेते हैं मनीष, एक बार सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगी। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब देखो, तो एज पर हम बोल सकते हैं क्या है, देखो सेकेंड स्लाइड है, एज पर थिसन पॉलीगॉन मेथड, थिसन पॉलीगॉन मेथड, थिसन पॉलीगॉन मेथड के हिसाब से देखो क्या होता है। थिसन पॉलीगॉन मेथड के हिसाब से पी एवरेज का फॉर्मूला मैं वेट के टर्म में भी आपको बताऊंगा, मैं एरिया के टर्म में भी, टोटल एरिया में, सभी के टर्म में फॉर्मूला लिखूंगा। पहले मैं वेट के टर्म में लिख रहा हूं। तो ये होता है P1 W1, P2 W2, P3 W3 प्लस डैश 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 PN WN। ये होता है बेसिकली थिसन पॉलीगॉन के हिसाब से एवरेज रेनफॉल को निकालने का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को एग्जामिनर और एक तरीके से आपसे पूछ सकता है, सर पी एवरेज क्या हो सकता है, सर मैं यही बता रहा हूं। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 A1 बाय ए प्लस P2 A2 बाय ए प्लस P3 A3 बाय ए प्लस P4 A4 बाय ए प्लस डैश 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 लास्ट तक कहां तक जा सकते हैं, PN AN बाय ए। ठीक है, ये एक और तरीका हुआ लिखने का, एक और तरीका हो गया। एक और तरीके से लिखा जा सकता है मेरे भाई, मैं सारे तरीके आपको यहां पे बता दे रहा हूं कि आपको कभी दिक्कत ना हो। P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 प्लस डैश 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 प्लस PN AN डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN। कोई भी तरीके से पूछे कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा सेकंड और थर्ड फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब मेरे पास एरिया गिवन हो या मैंने एरिया निकाला हो। हमेशा ध्यान रखना, सेकंड और थर्ड फॉर्मूला तभी यूज होगा जब आपके पास क्वेश्चन में या तो एरिया गिवन हो या एरिया आपने उस थिसन पॉलीगॉन को बना के निकाला हो। ठीक है ना, क्लियर है। अगर हो नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे, सर नहीं है तो हम इस पहले फॉर्मूले के पास जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन वेट के टर्म्स में है,
यहाँ पे ये W1 W2 W3 W4 क्या है, अलग अलग वेट्स है, आपको दिया है क्वेश्चन में, तो आ जाओ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ये चीज सभी लोग लिख लिए होंगे, अगर मैं लिखने का टाइम देता हूं पहले मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए बच्चों, आ जाओ। ठीक है, देखो तो यहां पे क्या आ जाएगा, पी एवरेज। हमारे क्वेश्चन में पी एवरेज दिया है, कितना दिया है, 45। पी ए मुझे निकालना है, ध्यान रखिएगा। W1 कितना दिया है, जल्दी से वैल्यू बताएंगे सभी लोग। W1 की वैल्यू कितनी है, 0.16 प्लस पीबी आपको दिया है क्वेश्चन में कितना, 5 दिया है, कितना 55, और डब्ल्यू बी कितना दिया है, 0.25, ठीक है 0.24, ठीक है, प्लस उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 40, और इसके वैल्यू कितनी दी आपको, डब्ल्यू सी 0.32, प्लस उसके बाद लास्ट वैल्यू है 45, और इसका डब्ल्यू डी कितना दिया है 0.28। तो इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करूं तो यहां से मैं बोल सकता हूं पी ए इज इक्वल टू 45, नीचे क्या आ रहा है इसकी वैल्यू, ये पी ए, या ये बोल सकते हैं 0.16 पी ए इज इक्वल टू 45, इसको ऐड करके कितनी आ रही है नीचे वैल्यू बताइएगा सभी लोग, क्या नहीं, हाँ 45, हाँ सॉरी 45 में से, हाँ हाँ 45 में से माइनस करेंगे, 45 माइनस 10.66 नहीं आएगा, देखो हाँ वही 0.16 से डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड भूल गए होगे आप। नहीं, 0.6 लगा दिया, 1.6। हाँ देखो एक बार कितना आ रहा है ये, 36.35 कितना, नहीं नहीं ये 45 माइनस ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, 8.65। कौन सी ये तीनों को 5 में से माइनस कर देंगे ना, कितना माइनस करेंगे, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। 36.35, और इसके नीचे कितना आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू कितनी आई 8.65 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.16, कितना आ रहा है 54 आ रहा है। एक बार आंसर बताना सभी लोग, सभी का 40 आना चाहिए, फिर कहां पे कहीं दिक्कत है, देखो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेट करके आप लोग बता रहे हो, कहीं पे अगर है जल्दी से ये बराबर है, हाँ ये कितना है, हाँ मैं वही बोल, कितना है ये 30.6, और ये फिर कितनी आ रही है वैल्यू पीए की, मतलब कितना, इसको बताओ, ये बताओ 6.4 डिवाइडेड बाय 0.16 कितना आ रहा है 40 mm। तो आपका जो एवरेज आया वो कितना आया, आपका जो एवरेज आया, आपका एवरेज नहीं, आपका जो स्टेशन ए या रेनगेज ए या रेनफॉल ए पे कितना आया मेरा 40 mm आया। तो हमने कैसे निकाला, हमने थिसन पॉलीगॉन की मदद से इसको निकाला। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको मैं थिसन पॉलीगॉन भी बनाना सिखाता हूं, क्योंकि इसमें एक और तरीके का क्वेश्चन बनता है। ये तो मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया 5 मार्क के लिए, चांस है कि एग्जामिनर यहां से एक 10 मार्क का क्वेश्चन भी बना सकता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। एक आपको मैं टेक्निक बता देता हूं कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक थिसन पॉलीगॉन का अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है सभी को। एक बार अगर नहीं है, जितने भी बच्चे हैं इसको लिख लीजिएगा, मैं एक एक करके स्लाइड ओपन कर देता हूं 1-1 मिनट के लिए। यह है आपका क्वेश्चन वाली स्लाइड है, अगले स्लाइड पे फॉर्मूले है और नेक्स्ट स्लाइड पे आपका आंसर है। जल्दी से इसको लिखिए फिर आगे चलते हैं। 1 मिनट का बस आपके पास टाइम है एक एक स्लाइड का, फिर चलते हैं थिसन पॉलीगॉन कैसे बनाया जाएगा उसको समझेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया सभी का नोट, दीपक, रविंद्र, मनीष, पीयूष, सभी का नोट हो गया। चलो हाँ सही है, दीपक, पीयूष सभी ने सही आंसर दिया 40 mm। चलते हैं, चलो ठीक है। ये फॉर्मूला था, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, फोटो ले लीजिए, क्वेश्चन तो आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखो मैं आपको बस एक और क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं क्या बन सकता है। देखो मान लो उसने क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ दिया, ये बोला कि देखो कुछ इस तरीके से मेरे पास पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट,
ठीक है, या कुछ ये बना के उसने आपको दिया, मान लो, ठीक, उसने आपको कुछ इस तरीके से बना के दिया, ये देखो, थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है। ये देखो 5 स्टेशन उसने आपको दे दिए, अप्रोक्सीमेटली 5 स्टेशन दिया उसने। ठीक है, उसने बोला कि कुछ इस तरीके से ये स्टेशन का नेटवर्क है। और उसने हमें क्या क्या डाटा दिया है वो देखो, उसने बोला है ये स्टेशन का उसने नेटवर्क बना के दे दिया। ये है स्टेशन ए, ये स्टेशन बी, ये स्टेशन सी, ये स्टेशन डी, ये स्टेशन ई। इसका मेरे पास दे दिया उसने पीए, इसका दे दिया पीसी, रेनफॉल डाटा बोल रहा हूं। ये है पीबी, ये है पीई, और ये है आपके पास डी डी, जो भी है आपका पी डी। ठीक है, ये है आपका ए किलोमीटर का। ठीक है, ये भी आपका मान लो ए किलोमीटर का। ठीक है, ये बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड 1 किलोमीटर है। ये आपका ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ऑफ साइड 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब यहां पे अगर मुझे थिसन पॉलीगॉन पूरा का पूरा बना के सॉल्व करना है, तो थिसन पॉलीगॉन का पहला नियम ये बोलता है कि जब हम पॉलीगॉन बनाएंगे तो सारे के सारे जितने भी स्टेशन है उसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। क्या करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। क्या करेंगे, पहली चीज स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। तो यहां पे हम बाकी चीजें तो जुड़ी हुई है, बस एक ही हमारे पास स्टेशन बी और सी, इस बी सी को भी हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। तो सारे स्टेशन आपके स्ट्रेट लाइन से जुड़ चुके हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपके मन में आएगा कि सर मैं पी और डी, ए और डी, सर इसको भी जोड़ दूं, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब लाइंस आप जोड़ोगे तो एक लाइन दूसरे को कट नहीं करना चाहिए या इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। जब आप लाइन जोड़ोगे तो एक लाइन जो है दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा। तो पहला आपका क्या नियम बोलता है, पहला नियम ये बोलता है कि सारे स्टेशन को आप क्या करो, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। दूसरा नियम आपका ये कहता है कि एक बार जब आप ये काम कर लोगे तो सारे के सारे लाइंस पे आप क्या करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। यहां एक और पॉसिबिलिटी है, देखो मैं या तो ये भी कर सकता हूं, ये देखो सी को जोड़ सकता हूं। अगर सी जोड़ लिए हो तो बीडी को मत जोड़िएगा, अगर सी जोड़ लिए हो तो बीडी को कभी मत जोड़िएगा। एक बार जब ये काम हो गया तो मैं सारे के सारे लाइंस पे क्या कर सकता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकता हूं। क्या कर सकता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकता हूं। देखो, तो मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये क्या हुआ, एक मिनट यार, इसको क्या हुआ, कलर तो ठीक है। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, 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 और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये। तो मैंने सारे के सारे लाइंस पे क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या किया जाएगा, एक्सटेंड। क्या करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे। मगर क्या ये सीई वाले, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो? क्या जो सीई वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं। क्यों? कट नहीं होगा। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तभी एक्सटेंड किया जाएगा जब वो किसी लाइन को मिले, ना कि स्टेशन को। अगर ये देखो, इसको जब मैं एक्सटेंड कर रहा हूं तो ये किसको पहले मिल रहा है, लाइन को मिल रहा है। बट अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, इस सीडी वाले पे ध्यान देना, ये सीई वाले पे, तो इसको एक्सटेंड करने पे लाइन पे नहीं मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, स्टेशन पे, तो वो गलत हो जाएगा। तो मैं किसको एक्सटेंड करूंगा, देखो ये वाला एक्सटेंड होगा, ये एक्सटेंड हो गया, ये भी एक्सटेंड हो गया, ये भी एक्सटेंड हो गया, और ये भी एक्सटेंड हो गया। सर इसको कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो जब इसको इसको और इसको एक्सटेंड करोगे तो ये इस पे जाने से पहले क्या होगा, ये तीनों यहीं पे मिल जाएंगे। ये देखो, ये क्या होंगे, ये तीनों यहीं पे मिल जाएंगे। अब आपको एरिया डिवाइड होते हुए दिखा, बिल्कुल सर, ये देखो मैं कलर से आपको डिवाइड करके देता हूं। ये हो गया एरिया किसका, ए का। ये हो गया एरिया किसका, ये पूरा एरिया कौन कवर कर रहा है, ए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ए ए। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, एरिया ए ए। अब सेकंड का देखो, सेकंड का एरिया मान लो ये बी का एरिया क्या है, ये मैं ऐसे बना देता हूं। ये देखो, ये एरिया कौन कवर कर रहा है, बी। तो इसको क्या बोल देंगे, ए बी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये देखो, ये एरिया कौन कवर कर रहा है, ये एरिया कवर कर रहा है सी। तो इसको क्या बोल देंगे, ए सी। इसके बाद ब्लैक से अगर देखें, ये एरिया कौन कवर कर रहा है, डी ई। तो इसको क्या बोल देंगे, ए ई। और ये लास्ट का एरिया अगर देखोगे तो ये कौन कवर कर रहा है, डी। तो इसको क्या बोल देंगे, ए डी। अब सवाल में आपको इस ए की जगह
कोई वैल्यू देगा, 10 किलोमीटर दे दे, 5 किलोमीटर दे दे, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको सारे एरिया पता चले तो पी एवरेज हम क्या लिखेंगे, पी एवरेज इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ए बी प्लस पी सी ए सी प्लस पी डी ए डी प्लस पीई ए ई डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई। बस यही आपका सॉल्यूशन होगा। सर एरिया कैसे निकालेंगे, तो ए का एरिया क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर इंटरसेक्ट करते किसी एक पॉइंट पे तो वो ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिवाइड बाय 3 कर दो, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड पे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराते हो और वो जिस जगह पे ट्रायंगल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से आपका ट्रायंगल 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड हो जाता है। ये आप निकाल सकते हो, इसको निकाल के ऐड कर लोगे आपको आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है बट आप उसको निकाल सकते हो। तो एक तो ये आपको 10 मार्क्स के लिए पूछेगा, अगर ऐसा बना के देगा तो अप्रोक्सीमेटली वो क्वेश्चन विल बी फॉर 10 मार्क्स। तो यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो मुझे बताइएगा, तब मैं चलूंगा नेक्स्ट पे। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो जितने भी बच्चे हो सब लोग बताना, फिर मैं चलूंगा नेक्स्ट पे। क्लियर है यहां तक, तो इस मेथड से याद रखोगे आप लोग को, सबको क्लियर है। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ बना लो कोई दिक्कत, सभी लोग जितने लोग लाइव हो बना लो। कभी एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि सारे थिसन वेट को आप जोड़ोगे तो वैल्यू यूनिटी के बराबर होती है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे W1 प्लस W2 प्लस W3 डैश डैश WN1 बहुत बार क्या करेगा, वो सिर्फ W1 और W2 देगा, W3 देगा ही नहीं। तो आप W3 कैसे निकालोगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 इज इक्वल टू 1, वहां से आपको W3 मिलेगी। तो ये भी चीज वो कर सकता है, ठीक है। तो उसके पास जितने पावर है सब यूज करने दो, हमें पता है कैसे निकालना है, निकाल लेंगे। हाँ बताइएगा। हाँ एरिया BC कैसे फाइंड आउट होगा, देखो एरिया बी में इस स्क्वायर का ये एक पार्ट है, स्क्वायर का चौथा पार्ट है, और उसमें प्लस ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका थर्ड का एरिया ऐड कर दोगे। इसका देखो 1/3 का एरिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, √3/4a², उसको डिवाइड बाय 3 करो, ये एरिया और ये मिला, और इस एरिया में आप इसको जोड़ दो बी वाले को। बी कैसे निकालेंगे सर, आपका ये स्क्वायर है, स्क्वायर का चौथा भाग, और इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो आपको एरिया ऑफ बी और नीचे एरिया ऑफ क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, डायमेंशन के साथ लिख लो इसी में डायमेंशन। ए को 10 किलोमीटर ले लो, ए को दोनों जगह 10 किलोमीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद इसको 50 ले लो, इसको 60 ले लो, इसको 55 ले लो, इसको 45 ले लो, इसको क्या ले लो 65 ले लो, बस सॉल्व कर लो। क्योंकि फिर क्या है, उसको हमें सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a² होता है, उसको डिवाइड कर दो 3 से, तो ये इसको क्या 3 इक्वली पार्ट तो है ये, ठीक है। चले आगे, ठीक है, आईएम क्लियर है भाई, ठीक है। एरिया समझ गए बी और सी, या चलो अगर निकाल के देना है तो निकाल ही देते हैं। एरिया ए क्या हो जाएगा, ठीक है। एरिया ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a², और इसको क्या करिए डिवाइड कर दिया 3 से, ये आ गया ए बी, और एरिया बी और एरिया सी दोनों बराबर है, कैसे निकालेंगे, तो ये क्या है पूरा का पूरा एरिया क्या है a², ये हो जाएगा इसका a²/4 और प्लस √3/4a² और डिवाइड बाय 3, ये हो गया एरिया बी और सी, ठीक है। चलो अब तो क्लियर है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, निकाल लीजिएगा। चलते हैं आगे, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए ठीक है। ध्यान रखिएगा, कभी अगर बीच में एक स्टेशन जोड़ दे तब सारे ज्वाइन हो सकते हैं, ध्यान रखना, अगर बीच में वो एक स्टेशन जोड़ दे तब आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, बट वहां पे उसने नहीं जोड़ा है, वहां पे 6 स्टेशन हो जाएंगे फिर, अगर बीच में एक स्टेशन जोड़ दे तब थिसन डायग्राम अलग बनेगा। सर्कुलर में भी पॉसिबल है थिसन डायग्राम, बट वो फिर बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, उतना जनरली आपको मुझे नहीं लगता एक ही मेंस तक पूछेगा, ठीक है ना, बट हाँ ये जनरली अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, चले आगे। ये मेथड्स किसके हैं, ये मेथड्स एवरेज डेप्थ निकालने के हैं, किसके मेथड है, एवरेज डेप्थ निकालने के, ठीक है। 3 मेथड होते हैं, क्या क्या,
आइसोहाइटल मेथड, थिसन पॉलीगॉन मेथड, इसको वेटेड एवरेज भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जिसका जितना वेट है उसको हम उतना ही हम वेटेज देते हैं, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है उसको उतना वेटेज दिया जाता है। एक और होता है आपके पास क्या, आइसोहाइटल मेथड भी होता है, ठीक है ना, वहां से भी हम चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, एवरेज। सबसे अच्छा कौन सा होता है, आइसोहाइटल, उसके बाद थिसन पॉलीगॉन, और लास्ट में अर्थमेटिक मीन मेथड। चले, चलो ठीक है, अरे आगे इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन डिफाइन मास कर्व ऑफ रेनफॉल, मास कर्व ऑफ रेनफॉल एंड 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 रेनफॉल हाइटोग्राफ, रेनफॉल हाइटोग्राफ with neat sketches, with neat sketches। और उसके आगे कंटिन्यू अगर करें तो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ हाइटोग्राफ इज डिराइव्ड फ्रॉम मास कर्व, एक्सप्लेन हाउ हाइटोग्राफ इज, एक्सप्लेन हाउ हाइटोग्राफ इज derived from, is derived from mass curve, derived from mass curve। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स के लिए, अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स के लिए लिखिएगा इसका आंसर, सभी लोग इसका आंसर लिखेंगे। क्या बोले, चलिए लिखिएगा इसका आंसर। है ना, ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, जितने भी लोग हो, किसी को यहां तक अगर कोई भी डाउट हो हमें बताइएगा, ठीक है। चलो तो देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डिफाइन मास कर्व ऑफ रेनफॉल एंड रेनफॉल हाइटोग्राफ विद नीट स्केचेस। बना लेते हैं, देखो मास कर्व क्या होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जब भी स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहला हम हेडिंग डालेंगे मास कर्व। मास कर्व सबको पता है, इट इज द प्लॉट ऑफ, क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज द प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम इंटेंसिटी या टाइम। इट इज द प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम प्लॉटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में, 1 2 0 1 2 3 4, तो इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो आपका मास कर्व क्या होता है, इट इज द प्लॉट ऑफ, किसका प्लॉट है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, सिर्फ रेनफॉल नहीं, या क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस क्या, टाइम, किसमें, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहां पे अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखेंगे, इट इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, प्लॉटेड बिटवीन एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल सभी लोग समझते हो, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है सर। सर ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। इट इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेकंड पॉइंट, आपको मास कर्व कहां से मिलेगा, तो वेइंग बकेट टाइप और नेचुरल साइफन टाइप, ये दोनों आपको क्या देते हैं, मास कर्व। इट इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम, जनरली डिराइव्ड फ्रॉम वेइंग बकेट टाइप रेन गेज एंड नेचुरल साइफन, वेइंग बकेट टाइप एंड नेचुरल साइफन टाइप रेन गेज, नेचुरल साइफन टाइप रेन गेज, ठीक है। थर्ड पॉइंट,
अब देखो, पहले इसको डायग्राम, इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे थर्ड पॉइंट लिखने की, ठीक है। आई होप ये 2 पॉइंट आप लोग लिख चुके होंगे। आई होप ये 2 पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, आई होप आप लोगों ने ये पॉइंट लिखा होगा, जितने भी लोग ऑनलाइन हो जल्दी से लिखिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो देखिएगा इसको बनाते कैसे हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक ग्राफ होता है, ग्राफ आप सभी को प्लॉट करने आता है, होप सो। तो इस पे क्या है, एक आपके पास है y एक्सिस और एक हमारे पास है x एक्सिस। हमेशा x एक्सिस पे उस डायमेंशन को रखा जाता है जो इंडिपेंडेंट होता है। आपको पता है टाइम इंडिपेंडेंट है। एक्यूमुलेटेड रेनफॉल किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। टाइम हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टाइम किसमें होगा, बेसिकली हम आवर्स में लेके चलते हैं, क्योंकि सेकंड्स या मिनट एक बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी। तो टाइम किसमें होगा, आपके पास आवर्स में होगा। यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस पे क्या होगा, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, या क्यूमुलेटिव रेनफॉल भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्यूमुलेटेड रेनफॉल लिख लो या क्यूमुलेटिव रेनफॉल। एक्यूमुलेटेड रेनफॉल का मतलब सभी लोग समझते हैं। जैसे मान लो आपने अपने घर के बाहर एक बकेट लगाया, ठीक है। उस बकेट में यूनिट्स थे 0, 2, 4, 6, 8। तो अगर पहले घंटे में पहले घंटे में मान लो 2 सेंटीमीटर की बारिश हुई, तो आप क्या लिखोगे, 2 सेंटीमीटर। और अगले घंटे में अगर और 2 सेंटीमीटर हुई, तो मैं बोलूंगा अगले 4 घंटे में कितनी बारिश हुई, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल 4 सेंटीमीटर की। कितनी की हुई, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहां पे जब हम टाइम को डिनोट करेंगे, तो आप ऐसे कुछ टाइम लिख सकते हो। देखो, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। ऐसे ही हमारे पास टी तक टाइम चलेगा। तो ये देखो, इसके बाद कुछ ऐसा आपको कर्व देखने को मिलता है, मास कर्व। ये हो गया, मान लो ये फर्स्ट स्टॉर्म के लिए था, 4 तक हम ले रहे हैं, ये फर्स्ट स्टॉर्म के लिए था, ठीक है। कहां तक हमने लिया, 4 तक। 4 घंटे का मेरा पहला स्टॉर्म हुआ था, इसको मैं बोल दूं फर्स्ट स्टॉर्म। 4 घंटे का मेरा फर्स्ट स्टॉर्म था। उसके बाद मान लो अगले 1 घंटे क्या हुई, मान लो कि बारिश नहीं हुई, तो हम हमारा कैसा रहेगा, ये हमारा कैसा रहेगा, ये हमारा बेसिकली रहेगा क्या, फ्लैट, ठीक है। अगले 1 घंटे कोई बारिश नहीं। उसके बाद मान लो यहां से यहां तक क्या रहा, सेकेंड स्टॉर्म। यहां से यहां तक क्या रहा आपका, सेकेंड स्टॉर्म। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड स्टॉर्म के लिए, ठीक है, सेकेंड स्टॉर्म, ठीक है। तो यहां पे आके मान लो बारिश खत्म हो गई, तो आप यहां पे क्या निकाल सकते हो, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल। किसी भी जोन में अगर आपका मास कर्व पैरेलल टू क्या हो जाए, एक्स एक्सिस हो जाए, मतलब वो जोन आपको क्या दिखा रहा है, नो रेनफॉल। क्या दिखा रहा है, नो रेनफॉल। मतलब मैं बोल सकता हूं सर, इस जोन में कोई भी बारिश नहीं हुई है। यहां पे क्या है, नो रेनफॉल। क्या है यहाँ पे, नो रेनफॉल। इस जोन में क्या हुआ है, कोई भी बारिश नहीं हुई है। ये फर्स्ट स्टॉर्म था, वो आपका क्या था, वो आपका सेकेंड स्टॉर्म। एक्यूमुलेटेड रेनफॉल है, इसीलिए हम ग्राफ को नीचे नहीं ला रहे। ग्राफ कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहा है, आपका ऊपर की तरफ राइज करते जा रहा है। समझ में आता है। ये है आपके मास कर्व का डायग्राम बच्चों, क्लियर है। ये है आपके मास कर्व का डायग्राम, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी मास कर्व का स्लोप किसी भी पॉइंट पे लू, ये देखो, अगर मैं इसी मास कर्व का स्लोप इस पॉइंट पे अगर मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूं, देखो, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होगा ये थीटा। स्लोप क्या होगा, ये थीटा। और स्लोप बेसिकली क्या होता है, y अपॉन एक्स। tan थीटा क्या होती है आपकी, y डायमेंशन अपॉन x डायमेंशन, या dy बाई डी एक्स। आप थीटा को क्या बोल सकते हो, जो tan थीटा हो जाएगी वो क्या होगी, tan थीटा अगर यहां पे लिखोगे तो क्या हो जाएगी, dy अपॉन डी एक्स। आपका dy में कौन सा डायमेंशन चल रहा है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल। और इधर पे कौन सा डायमेंशन है आपका, टाइम। तो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल या टाइम, किसी भी एक टाइम इंस्टेंट में देखेंगे तो यहां पे हमें रेनफॉल मिलेगा, एक्यूमुलेटेड नहीं, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे हम देख रहे हैं ना स्लोप। हम पूरे में थोड़ी ना देख रहे, किसी एक पॉइंट पे स्लोप देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, किसी अगर एक पॉइंट पे हम स्लोप देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेनफॉल अपॉन टाइम। किसकी डायमेंशन है, वाई डायमेंशन किसकी है, रेनफॉल की। और नीचे का डायमेंशन क्या है, टाइम की। कहीं ना कहीं मुझे इंटेंसिटी दिख रहा है, कहीं ना कहीं यही तो है, रेनफॉल अपॉन टाइम क्या होता है, इंटेंसिटी। तो मैं बोल सकता हूं थर्ड पॉइंट, स्लोप ऑफ मास कर्व, slope of mass curve at any time interval, at any time interval gives intensity of rainfall, gives intensity of rainfall।
तो स्लोप ऑफ मास कर्व किसी टाइम इंटरवल पे आपको क्या देगा, आपको इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के बारे में बताएगा। तो इतना ही जनरली हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत है मास कर्व के बारे में। क्लियर है बच्चों? मास कर्व के बारे में हमें इससे ज्यादा लिखने की जनरली जरूरत नहीं है। क्लियर है सभी को? सर ये विद टाइम रेनफॉल इंक्रीज कर रही है फर्स्ट स्टॉर्म एंड सेकंड बिल्कुल स्टॉर्म? करेगी ना, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल है ना मेरे दोस्त, एक्यूमुलेटेड है। जैसे पहले 1 घंटे में देखो ये हुआ, पहले 1 घंटे में ये हुआ बारिश, अगले 1 घंटे में एक्यूमुलेट हो रहा है ना रेनफॉल, इसीलिए क्या कर रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल रेनफॉल होती तो फिर फ्लैट हो जाता फिर। नॉर्मल रेनफॉल नहीं ना, कर्व का मतलब ही है, जैसे मास कर्व को डिफाइन ही किया गया एक्यूमुलेटेड रेनफॉल। एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस क्या है, टाइम। मतलब जो रेनफॉल आपका एक्यूमुलेट हो रहा है उसको हम टाइम के साथ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सर ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, ऐसा भी तो हो स्ट्रेट सकता लाइन है स्ट्रेट पॉसिबिलिटी लाइन। है, मगर हमें नहीं पता ना अभी, हम तो एक रैंडम ग्राफ बना, जब तक मेरे पास डाटा नहीं आएगा मैं कैसे बोल दूंगा। तो अगर मतलब मान सर लो मेरे स्ट्रेट पास तो लाइन अभी भी हो कोई- सकती है। मेरे पास नहीं, स्ट्रेट लाइन जनरली आपको नहीं मिलेगी। जनरली ओके ऐसा सर। नहीं होता है कि आपको जनरली बेसिकली स्ट्रेट लाइन हर घंटे में उतना ही हो। हमें ये चीज बेसिकली नहीं पता ना, लीनियर होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, क्लियर है? सर चले, वो कर्व वर्ड आ गया, इसका मतलब फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी क्या सर? बोले भाई? कर्व वर्ड आ गया ना, मास कर्व। हाँ तो कर्व वर्ड आ गया तो फिर तो हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन हमें क्या क्या है, डाटा वर्ड नहीं है ना हमारे पास, बेसिकली वर्ड क्या ही है, कर्व आ कर्व है, गया। या इसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली टाइम वर्सेस आपका एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम का क्या है, ग्राफ है। ठीक है, चले, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ देखो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज ग्राफ plotted between, plotted between intensity of rainfall and between intensity of rainfall, intensity of rainfall and time interval, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड टाइम। तो ये किसके बीच का प्लॉट होता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम का जो है ग्राफ है, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप हाइटोग्राफ बोल देते हो। क्या बोलते हो, हाइटोग्राफ। इट इज प्लॉटेड इन फॉर्म ऑफ बार चार्ट, इट इज प्लॉटेड इन फॉर्म ऑफ बार चार्ट, प्लॉटेड इन फॉर्म ऑफ बार चार्ट। ठीक है, किसके फॉर्म में करते हैं, बार चार्ट के फॉर्म में इसको प्लॉट करते हैं। किसके फॉर्म में प्लॉट करते हैं, बार चार्ट के फॉर्म में इसको प्लॉट किया जाता है। ठीक है ना? कहां से मिलेगा आपको, टिपिंग बकेट टाइप। हाइटोग्राफ कहां से मिलता है, टिपिंग बकेट टाइप गिव्स जनरली हाइटोग्राफ। टिपिंग बकेट टाइप, टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज गिव्स, टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज गिव्स हाइटोग्राफ, गिव्स हाइटोग्राफ। आपको ये कहां से मिलता है, टिपिंग बकेट टाइप। ठीक है, जो टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज होती है वो आपको क्या देती है, हाइटोग्राफ देती है। ठीक है, अब हाइटोग्राफ हमें कहां से मिलेगा, तो जो स्लोप होता है किसका, मास कर्व का, वहीं से हम क्या करते हैं, हाइटोग्राफ बना लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, पहले मैं आपको इस तरीके से मास कर्व फिर से एक बना के दिखाता हूं। ये देखो, एक छोटा सा ही मास कर्व बनाएंगे, कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये है एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, ये है टाइम। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक मास कर्व है, मान लो ये है टाइम 1, ये है टाइम 2। मान लो 1, यहां पे मान लो मैंने क्या किया, एक स्लोप निकाला, इसको नाम दिया I1 का, इंटेंसिटी मिलेगी तो I1 बोला मैंने इसको। यहां पे एक स्लोप निकाला, इसको मैंने नाम दिया किसका, I2 का। ठीक है ना, दो स्लोप है मेरे पास, एक है I1 और एक है मेरे पास I2। ठीक है, क्योंकि स्लोप आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे इंटेंसिटी दे रहा है, तो एक है I1 एक है I2। तो 0 से 1 के बीच में हमें क्या, कितनी इंटेंसिटी मिली, I1 की। 1 से 2 में मुझे कितनी इंटेंसिटी मिली, I2 की। तो इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसी की मदद से हम यहाँ पे हाइटोग्राफ बना सकते थे। तो हाइटोग्राफ में क्या लिखेंगे, यहाँ पे बातें मत करो भाई, इंटेंसिटी इसमें किसी में लिख लो, मैं mm पर आवर में लिखना चाहूंगा। ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे, टाइम। ठीक है, बार चार्ट कैसे बनेगा देखो, पहली मेरे पास क्या क्या टाइम इंटरवल से बताना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो I1 यहां पे देखो, मैंने आपको मास कर्व से क्या बना रहा हूं मैं, मास कर्व से मैं बेसिकली क्या बना रहा हूं, हाइटोग्राफ। तो देखो I1 की इंटेंसिटी की कुछ वैल्यू होगी तो मैं ये मान ले रहा हूं, ये देखो, मतलब 0 से 1 के बीच में कितनी रही है I1,
I2 मान लो अगर ये है तो 0 से 2 के बीच में क्या रहा है, ये I2 है। मान लो I3 कुछ एक वैल्यू रही होगी तो 0 से 3 के बीच में ये है। मान लो किसी एक घंटे में बारिश नहीं हुई तो आपको यहाँ पे कोई भी क्या नहीं मिलेगा, बार चार्ट ही नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, कोई भी। मान लो ये हो गया आपका I4। तो अलग अलग आपको क्या मिलेगा, अलग अलग आपको इंटेंसिटी मिलेगी। तो ये देखिए, ये है I1, I2, I3, ये I4, ये I5 मान लो, जो भी I5 मान लेते हैं। आई आपका I4 क्या है, I4 इंटेंसिटी 0 है, क्योंकि हो सकता है उस समय में बारिश ही ना हुई हो, ठीक है ना। तो ये है आपका हाइटोग्राफ, ये होता है आपका क्या, हाइटोग्राफ। तो मैंने आपको यहां ये भी बता दिया, जो सेकंड क्वेश्चन था कि मास कर्व से हाइटोग्राफ कैसे बनाओगे। तो अगर मास कर्व आपके पास है तो हर एक टाइम इंटरवल के लिए आप क्या करो, वहां से बारिश की वैल्यू निकालो और उस बारिश की वैल्यू का क्या करो, टाइम से डिवाइड कर दो। तो मास कर्व के हर एक जो टाइम इंटरवल है वहां से क्या करो, आप एक्यूमुलेटेड रेनफॉल की वैल्यू निकालो, उसको टाइम से आप डिवाइड कर दो, जितना भी इंटरवल है वहां से आपको क्या मिल जाएगा, वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, आपको इंटेंसिटी की। और उस इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं हाइटोग्राफ। ठीक है ना, क्लियर है। चल ठीक है। एक और चीज अगर ऐड करना है तो जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं टाइम इंटरवल तो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, जनरली टाइम भी बोलोगे, अगर मैं टाइम इंटरवल भी लिख दूं तो और भी ज्यादा एक्यूरेट है। ये आपका आंसर बन गया किसको लेके, हाइटोग्राफ को लेके। ठीक है, क्लियर है बच्चों। हाँ बोलिएगा। दीपक 4 से 5 में प्रेसिपिटेशन नहीं हुई क्या, अरे नहीं, हम मान के चल रहे हैं ना कि उस टाइम इंटरवल में प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ दीपक। उस टाइम इंटरवल में मान लो बारिश नहीं हुई, जैसे मान लो आपके यहाँ पे, जैसे आपके यहाँ पे, जैसे इसको देखो, आपके यहाँ पे मान लो सुबह 6 बजे से बारिश चालू हुई, आपने 6 बजे से नोट डाउन करना चालू किया। जैसे जैसे आप आगे बढ़े, मान लो किसी एक घंटे के इंटरवल में कोई बारिश नहीं हुई, तो आपका क्या रहेगा, इंटेंसिटी आएगी क्या। मान लो अगर ये आपका फ्लैट है, देखो अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूं कि मास कर्व अगर मेरा फ्लैट है तो यहाँ पे स्लोप निकालोगे कैसे, यहाँ तो स्लोप ही नहीं निकलेगा ना। तो स्लोप नहीं है तो इंटेंसिटी आपको मिलेगी कैसे, समझे। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, मैं वही बस समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, हाँ सर ईशान, जैसे ईशान ईशान, हाँ बोलिए। आई एम, ये सर जैसे कर्व है सर, तो इसके तो हर अच्छा पॉइंट पे वो अलग होगा सर, थीटा। देखो तो ऐसा ये है, हमने कौन सा वो लिया सर, थीटा फिर। हाँ हम तो हर जगह जै- निकाल रहे हैं ना। जीरो से, जैसे मान लो 0 से 1 है, ये 0 से 1 वाला पोर्शन है, इसमें हम यस किसी सर। भी एक पॉइंट पे ले लो। अब इसमें हर जगह आप निकाल के नहीं कर सकते हो ना पॉसिबिलिटी। अगर मैं इतना करूंगा तो वो हर आवर के लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होता है। ये जो कर्व्स आपको दिख रहे हैं ना, ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। हमारे पास डाटा अवेलेबल है, उसकी मदद से हम दिखाते हैं कि जिससे हमारा काम आसान हो। जैसे मान लो कि आपके पास 10 रेनफॉल के डाटा है, आप किसी को कैसे बताओगे कि भाई इस समय बारिश हो रही है नहीं हो रही है, तो इसी डाटा को आपने कर्व पे प्लॉट कर दिया, समझे। यस सर। समझे, तो आप इस कर्व की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हो। पहले आपके पास कर्व नहीं आया था, आपके पास पहले डाटा थी। जैसे अगर मैं आपको एक और तरीके से समझाऊं कैसे ये बना है, तो देखो मैं समझाता हूं, दो एक मिनट, मैं आपको और एक कैसे ये बनेगा ये ग्राफ, मैं वो भी आपको समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था बस, कि जैसे कर्व हमने बना लिया सर, जो भी हमें सेट ऑफ डाटा मिला, हाँ मैं बोलो। ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हमने ये आई लिया, हाँ अब ये एक इंटरवल के बीच में है, 0 से 1 हाँ के बीच में। हाँ अब हाँ। अगर ये एक कर्व है तो हर पॉइंट पे वो चेंज हो रहा है ना स्लोप सर। मैं देखो ये कितना, जानना चाह रहा हूँ कि नहीं भी हम कौन सा एक, लेंगे। सुनो एक बात बताओ, क्या हाँ स्लोप जी में सर। बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रही है क्या। नहीं सर, ड्रास्टिक नहीं है। अगर एक बात बताओ, अगर मैं तुमको बोलूं, सिंपल सी ये बात सुनना, अगर मैंने बोला इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 1.2134 mm/h, क्या गिन पाओगे। नहीं सर। एक मैं कन्वीनियंस नाम की भी एक चीज होगी ना, है कि नहीं, हाँ समझ ओके रहे सर, हो। मैं मतलब हाँ समझ गया सर मैं, कि भी वो बहुत कम है। हाँ बहुत कम है ना। देखो हाँ। जैसे एक घंटे में बारिश होती है जनरली, तो हम क्या मान के चलते हैं, उस एक घंटे में इंटेंसिटी सेम रही होगी, है कि नहीं। तो यस होता क्या सर। है, बहुत छोटा हो जाएगा फिर डाटा। जैसे मान लो अगर मैं तुमको बोलूं कि डिस्चार्ज को बहुत कम, जैसे मिली सेकेंड में नाप के दिखाओ, नाप पाओगे। नहीं सर। नहीं, तो इसीलिए समझे, तो इतने के बीच में हम किसी एक जगह पे टेंजेंट खींच के स्लोप निकाल लेते हैं, समझे। और ये ओके बेसिकली ओके। थ्योरेटिकल तरीका है। जैसे आप जनरली जब आपके पास डाटा आता है बारिश का ना, जहां रेन यस गेज से, सर। वहां पे जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तो थोड़ी सी चीजें बदल जाती है, समझे। यस सर। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ध्यान रखना। यहां पे हम ओके डाटा सर। नहीं निकाल रहे, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां से। ओके सर। समझ में आया, क्लियर है। यस सर। यस सर, मैं समझ गया सर। वो हाँ, बहुत कम चले आए, होएगा अगर चले आ गए आप? मैं एक इंटरवल से, हाँ सर, मैं एक इंटरवल में हाँ बहुत कम चेंज इसीलिए ना, आएगा, अब मैं इसलिए देखो, हम। अब मैं हर पॉइंट पे आपको निकाल के दिखाऊंगा तो निकाल पाओगे। नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना सर, आप कहते रहे हो कि चेंज बहुत कम है, तो हम किसी एक पॉइंट को ही वो कर लेते हैं विद इन एन हाँ बहुत इंटरवल। छोटा चेंज है ना।
हाँ हाँ समझे, इसलिए एक इंटरवल में हम उसका ये निकाल लेते हैं स्लोप, ठीक है ना। यस सर। ठीक है चले, ओके चल, ठीक है समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो ये दोनों आंसर हम इस तरीके से, और कैसे हमने मास कर्व से क्या निकाला, हमने मास कर्व से हाइड्रोग्राफ निकाला, वो भी हम समझ गए, ठीक है ना। किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप क्या ले लो, उसका स्लोप ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको dy बाई dx मिलेगा, और dy बाई dx बेसिकली क्या है, इंटेंसिटी है, क्या है आपकी इंटेंसिटी है, ठीक है। क्लियर है। हाँ कौन सा, हाँ तो वेइंग टाइप और नेचुरल टाइप मास कर्व भी देते हैं ना आपको। हाँ वो नहीं कैसे मिलेगा, जैसे वेइंग वेइंग सुनो सुनो, वेइंग बकेट में क्या होता है, मैं अगर वेइंग बकेट से डाटा लूंगा, वेइंग बकेट क्या प्लॉट करके देता है, मास कर्व। वेइंग बकेट में क्या है, अभी 1 सेंटीमीटर बारिश हुई, थोड़ा सा बकेट नीचे गया, फिर 1 सेंटीमीटर हुई थोड़ा सा, तो वहां से आपको कौन सा कर्व मिल रहा है, मास कर्व मिल रहा है ना। वो आपको क्या निकाल के दिया, ये देखिए ना, आप एक बार वैल्यू निकाल के, हाँ तो वही मास कर्व है ना। टिपिंग बकेट से डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, क्योंकि आपको इंटेंसिटी मिल गई ना टिपिंग बकेट से। इनडायरेक्टली देखो, अब एक बात बताओ कि पहले हाइड्रोग्राफ बनाए, वहां से अगर मैं मास कर्व पे जाऊंगा तो मेरे को टिपिंग बकेट ने डायरेक्ट नहीं दिया ना, डायरेक्ट डाटा क्या मिला आपको। जैसे आप कभी देखो वेइंग बकेट का आप डायग्राम देखोगे, तो वेइंग बकेट टाइप में आपको क्या मिलता है, मास कर्व ऑफ रेनफॉल मिलता है। हाँ जो भी डाउट है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ हाँ ये बोल सकते हो, अब देखो ये भी चीज बोल सकते हो, अगर मैं एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल उस टाइम इंटरवल का। एक बात बताओ, इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, रेक्टेंगल है, लेंथ क्या है इसकी, इंटेंसिटी I1, विड्थ क्या है इसकी, टाइम, तो इंटेंसिटी इंटू टाइम करोगे तो उस टाइम इंटरवल का आपको क्या मिल गया, उस टाइम इंटरवल का रेनफॉल मिल गया, उस टाइम इंटरवल का क्या मिल गया, रेनफॉल। बट ये तो फिर वही बात हो गई, यहां से यहां जा रहे, यहां से वहां जा रहे, फिर है कि नहीं, ऐसा बार बार फिर करेंगे। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ निकाल नहीं सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, समझो, आपको उसने क्या दिया, कर्व दिया, मास कर्व दिया, वो मास कर्व से आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो, बट डायरेक्ट इंटेंसिटी कहीं नहीं दिया ना, मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, समझे। डायरेक्ट इंटेंसिटी कैसे देगा ये, और टिपिंग बकेट ने क्या किया, देखो टिपिंग बकेट में आप जब देखते हो तो ऐसा एक बकेट होता है, एक बकेट अरेंजमेंट होता है, इस बकेट में जो भी पानी अगर मान लो इस बकेट की वॉल्यूम है 0.25 mm, ठीक है, तो इस बकेट में मान लो ये 1 घंटे में 1 आवर में ये बकेट टिप हुआ 40 टाइम्स। 1 आवर में अगर बकेट 40 टाइम्स टिप हुआ मतलब क्या हुआ, 10 mm का रेनफॉल जमा हुआ इसमें, तो क्या बोलेंगे 10 mm पर आवर, क्या बोलेंगे 10 mm। तो क्या मिली यहां से उस 1 घंटे में, इंटेंसिटी मिली, समझे। बट वो चीज वहां नहीं मिलेगी, समझ में आया, क्लियर है। अब चले आगे, ठीक है भाई, दोनों क्लियर है। चलिए देखो, हाइड्रोग्राफ अगर इंटेंसिटी आपके पास है तो हो सकता है, बट जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास मास कर्व अवेलेबल है तो उस मास कर्व से हम क्या करते हैं, मोस्टली हाइड्रोग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, समझे। अगर डायरेक्ट मान लो आपको किसी ने इंटेंसिटी दे दी हर घंटे की, अगर डायरेक्ट आपको किसी ने हर आवर की इंटेंसिटी दे दी तो आप प्लॉट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ जनरली हम क्या करते हैं, पहले मास कर्व बना के फिर वहां से हम किस में जाएंगे, हम किस में जाते हैं, हम जाते हैं कहां पे, हम हाइड्रोग्राफ पे जाते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहां तक, चले आगे। ठीक है, बेसिकली आपको प्रेसिपिटेशन चैप्टर से जनरली यही सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं प्रेसिपिटेशन चैप्टर की बात करूं तो आपको यही सारे क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं। प्रेसिपिटेशन चैप्टर सभी का क्लियर है, जितने भी ऑनलाइन में बच्चे हो एक बार बता देना सभी लोग, कोई भी डाउट है प्रेसिपिटेशन की किसी टॉपिक में, अभी है 2 मिनट बताओ, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे कोशिश करेंगे, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस, लॉसेस का सबसे लास्ट चैप्टर, लॉसेस में पहले इवेपोरेशन, फिर उसके बाद क्या ट्रांसपीरेशन, फिर इवेपो ट्रांसपीरेशन, और लास्ट में इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। हाँ इसमें एक और एक आध कर्व और आ जाता है, जैसे डैड कर्व आ जाता है, आईडीएफ कर्व आ जाता है, बट जनरली वो बहुत रेयर चांसेस है कि वो आपको पूछे। डबल मास कर्व सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, डबल मास कर्व ये होता है कि अगर दोनों ही एक्सिस पे आपने रेनफॉल को रिप्रेजेंट कर दिया तो उसको डबल मास कर्व बोलते हैं। तो अगर कभी कभी इनकंसिस्टेंसी आ जाती है ना जब ग्राफ में, तो हम डबल मास कर्व की मदद से उसको कंसिस्टेंट बनाते हैं। जैसे क्या हुआ
मान लो आपने रेन गेज का स्टेशन चेंज कर दिया, या मान लो जहां आपकी रेन गेज 1990 में लगी थी आज वहां पे चंडीगढ़ बन गया, चंडीगढ़ मान लो 1918 में जंगल रहा होगा, आज चंडीगढ़ का बहुत कुछ चेंज हो गया, तो वो रेन गेज पे डाटा मान लो इनकंसिस्टेंट हो गया, तो हम डबल मास कर्व की मदद से उसको कंसिस्टेंट करते हैं। और डबल मास कर्व आप बना के उसमें जनरली क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, क्यों? क्योंकि उसको बनाने के लिए बहुत सालों की डाटा चाहिए रहती है, आप इतना आसानी से उसको नहीं बना दोगे, क्योंकि आपको पहले तो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल लिखना पड़ेगा उसके अगल बगल के 10 स्टेशन का, फिर उस स्टेशन का जो रेनफॉल डाटा है उसको लेना पड़ेगा, और फिर उसको आपको ग्राफ पे मैच करते जाना है करते जाना है। किसी एक पॉइंट पे जहां ग्राफ डिफ्लेक्ट हुआ हमको पता चलता है कि उस साल के बाद के डाटा क्या है हमारे इनकंसिस्टेंट है, तो उनको हम क्या करते हैं, स्लोप लेके उनको हम कंसिस्टेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो वो डबल मास कर्व बेसिकली आपको एमसीक्यूज में बहुत बार पूछेगा कि क्यों यूज होता है, हाइड्रोलॉजी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर इनकंसिस्टेंसी आ जाए आपके रेनफॉल डाटा में तो उसको ठीक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, क्लियर है? आइसोहाइटल मेथड भी जनरली क्या है, फॉर्मूला ही तो है। अगर आइसोहाइटल मेथड भी जनरली पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको एक निकालने का फॉर्मूला मिलता है। आइसोहाइटल मेथड की भी अगर मैं आपसे बात करूं तो निकालने का फॉर्मूला मिलता है आपको, है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। चलिए एक क्वेश्चन आइसोहाइटल मेथड पे भी निकाल लीजिए, आइए, क्या ही दिक्कत है। चलिए एक क्वेश्चन की मदद से आपको आइसोहाइटल भी निकालना सिखा देते हैं, आइए। ठीक है, चलो कोई नहीं, लिखिएगा। द इक्विवेलेंट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म, द इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म रेनफॉल डेप्थ ऑफ कैचमेंट, रेनफॉल डेप्थ ऑफ कैचमेंट एरिया, ऑफ कैचमेंट एरिया as shown would be dash mm, would be dash mm। ठीक है, आइसोहाइट सभी लोग जानते हो, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोहाइट। ठीक है, कैचमेंट एरिया है आपके पास, ये है 70 mm के लिए आइसोहाइट, ये है आपका 90 mm के लिए आइसोहाइट, ये है आपका 100 mm के लिए आइसोहाइट, ये है 120 mm के लिए, और ये है 140 mm के लिए। सॉल्व करेंगे, ये है 60 किलोमीटर स्क्वायर का आइसोहाइट, ये है आपका 275 किलोमीटर स्क्वायर का आइसोहाइट, ये है आपका 260 किलोमीटर स्क्वायर का आइसोहाइट, ये एरिया है, ये 360 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, यहाँ है 275 किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ है आपके पास 40 किलोमीटर स्क्वायर। जल्दी से जितने ही बच्चे लाइव हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा। फॉर्मूला भी लिखेंगे, परेशान मत होना भाई, फॉर्मूला भी लिखेंगे। ठीक है, रविंद्र, दीपक, मनीष, आईएम, फॉर्मूला, ईशान, फॉर्मूला भी लिखेंगे। अभी हमने क्वेश्चन दिया है, आपको अगर आ रहा है सॉल्व करके बताइएगा। अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स से ज्यादा के लिए नहीं देगा, क्योंकि बहुत छोटा है, बस फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना है, तो 5 मार्क्स के लिए ज्यादा के लिए नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए निकाल के बता दीजिए। इसमें तो सर एरिया इसमें तो अलग लेते हैं ना, जब लास्ट में आपको नहीं लेते हैं। सोचो थोड़ा, हम तो बताएंगे ही, कोशिश कीजिए आप, है कि नहीं? तो कि पिक्चर निकल गया सर, जो लास्ट अलग अलग रहेगी ना। और सभी निकल तो सभी कुछ जाएगा, निकलने के लिए ही बना है कि नहीं? सही बात है कि जीवन में ऐसा बहुत कम ही सवाल हैं पूरे यूनिवर्स में जिनके सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिले हैं, है तो हर सवाल के जवाब जरूर है, बस हमारे निकालने का तरीका क्या है उस पर हमें ध्यान देना है कि नहीं? सर। हाँ, जैसे देखो इसमें एक एग्जांपल है, जैसे देखो किसी भी चीज को जीवन में भी अगर कभी कोई दिक्कत हो ना, उसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसको तुम सॉल्व कर लोगे, अगर उसमें फेल भी होते हो तो वापस जहां से फेल हुए वहां से शुरू कर सकते हो। बट हम बहुत बार ऐसे सॉल्यूशन को ले लेते हैं जहां से फेल होते हैं वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल, मान लो आग जल रही है, तो आग को 2 तरीके से बुझाया जा सकता है, एक तो पानी से बुझा दे, एक तो मिट्टी से बुझा दे, है कि नहीं? बट जब उसको आप पानी से बुझा देते हो तो दोबारा जला नहीं पाओगे, बट जब मिट्टी से बुझाते हो तो क्या है, दोबारा जलाया जा सकता है। तो हमेशा वो सॉल्यूशन देखो कि जहां से अगर तुम फेल भी हो गए ना तो वापस जीरो से ना स्टार्ट करना पड़े।
फिर आपको वापस से लकड़ी सुखा के फिर जलानी पड़ेगी। बट यहाँ क्या है, मिट्टी को हटाओगे फिर आप वापस आग जला सकते हो। तो फेल होके आप वहीं से स्टार्ट करो, वापस जीरो से करोगे फिर बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दीपक, आया आंसर? हाँ, मुझे भी नहीं पता। नहीं। हाँ ठीक है, कर रहे हैं, करे सॉल्व। ठीक है, आइसोहाइटल मेथड देखिए, एज पर आइसोहाइटल मेथड सॉल्यूशन लिखेंगे। एज पर आइसोहाइटल मेथड, आइसोहाइटल मेथड फॉर्मूला क्या होता है, पी एवरेज या पी बार। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहां से हम देखें, पहले मैं फॉर्मूला आपको लिख के बताता हूं। पी नॉट प्लस पी वन बाय टू, हम हमेशा एवरेज लेते हैं, इनटू एरिया ए नॉट या ए वन जो भी रहा होगा, या अगर मान लो कैचमेंट बाउंड्री को ही आप बाउंड्री लाइन मान रहे हो तो उस केस में फॉर्मूला बहुत बार पी नॉट इंटू ए नॉट से भी स्टार्ट होगा, जैसे इस केस में। इसके आगे आप बोल सकते हो पी वन प्लस पी टू डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू इंटू ए वन प्लस, ऐसे ही आप आगे जा सकते हो पी टू प्लस पी थ्री डिवाइडेड बाय टू इंटू ए थ्री, ऐसे ही सो ऑन हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, सारे एरिया को आप ऐड कर दोगे, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस डैश 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 आपके पास जो भी एरियाज होंगे। मैंने यहाँ पी नॉट इंटू ए नॉट क्यों लिया, आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। जैसे मान लो क्या होता, अगर आप पीछे वाली स्लाइड पे आओगे, इस स्लाइड पे यहाँ पे देखो कैचमेंट बाउंड्री ही हमारी क्या है, हमारी क्या है, आइसोहाइट है, लास्ट आइसोहाइट, क्योंकि इसके बाहर नहीं जा सकते ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको एरिया को, इस रेनफॉल को पी नॉट मानूंगा तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पूरा मल्टीप्लाई। अगले के लिए मैं एवरेज ले सकता हूं, अगले के लिए अगर मैं यहां पे आऊं तो जैसे अगर मान लो ये पी नॉट ले लो तो ये पी नॉट प्लस पी वन भी आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा फिर पी वन प्लस पी टू। तो जिस हिसाब से हमें दिया होगा वहां हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जिस अकॉर्डिंग वहां दिएगा, या जनरली अगर नहीं देगा तो आप क्या करो, लास्ट वाले को क्या मान लो, आप बाउंड्री लाइन मान लो कैचमेंट को, पी नॉट इंटू ए नॉट प्लस पी वन प्लस पी टू बाई टू। ऐसे आप धीरे धीरे क्या कर सकते हो, फॉर्मूले को बढ़ा सकते हो। यहां से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, हमें बस एवरेज पूछा है, तो अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो क्या होगा। सबसे पहला क्या क्या है डाटा, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 60 इंटू 70 क्या हो जाएगा आपके पास, 60 इंटू 70 प्लस इसका एवरेज लेंगे 70 प्लस अगला क्या है वैल्यू, ये देखो इन दोनों का एवरेज बनेगा। ये देखो यहां पे अगर आ जाए तो 70 और 90, तो यहां पे एवरेज रेनफॉल क्या होगा, 70 प्लस 90 बाय 2, इसके बीच का 90 प्लस 100 बाय 2, यहां क्या हो जाएगा 100 प्लस 120 बाय 2, यहां हो जाएगा आपके पास 120 प्लस 140 बाय 2, यहां क्या हो जाएगा लास्ट में, ये हो जाएगा यहाँ पे 140, और यहाँ कितना है आपके पास 70, लिख लो आके। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 70 प्लस 100 है ना, 90 है, 90 बाय 2, एरिया कितना जल्दी से बताना, एरिया बताओ भाई, 275 प्लस अगला क्या है मेरे पास, नहीं ये 90 प्लस 100, 90 प्लस 100 बाय 2 इंटू 260 प्लस क्या है अगला एरिया, क्या है आपके पास, ये 100 प्लस 120 बाय 2 डिवाइडेड इंटू क्या है 360 प्लस 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या है 275 प्लस 140 इंटू लास्ट एरिया कितना है, कितना है 40, 40, और लास्ट में सारे एरिया को क्या करो, ऐड कर दो मेरे भाई। सारे एरिया को ऐड करोगे तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा, 70 प्लस 275 प्लस 260 प्लस 360 प्लस 275 प्लस 40। कोई दिक्कत है, कुछ छूट गया, सही है ना, कुछ छूटा है क्या, अगर कोई डाटा छूटा है तो बताइएगा। हाँ आंसर कितना है जल्दी बताओ, आंसर बताओ भाई। हाँ दीपक आंसर बताना कितना आया, दीपक आयम जितने भी बच्चे हो आंसर बताना। 103 आएगा शायद, चेक कर लेते, अगर एग्जैक्ट देखोगे तो मेरे पास जो आंसर अवेलेबल है 103.8 समथिंग ठीक है। कौन सा है, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ 60 ठीक है। तो ये आपका आइसोहाइटल मेथड है, ठीक है, फॉर्मूला चेंज होगा ध्यान रखिएगा।
अगर कंटूर आ जाएगा, अगर एक कोई सर्कल दे देगा तो फिर वहां पे हम उसी का पूरा रेनफॉल मान लेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला चेंज होगा। जनरली जो थियरी बुक अब मैंने आपको भेजी है, जो प्रैक्टिस के लिए थियरी मैंने आपको भेजा है पीडीएफ, उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। स्टडी थियरी फ्रॉम पीडीएफ प्रोवाइडेड, आपको मैंने पीडीएफ दे रखा है, ठीक है। चैप्टर 2 प्रेसिपिटेशन का मैंने पीडीएफ दे रखा है। क्लियर है भाई सभी को? आ गया सभी का आंसर? सर वैसे शेप कुछ और है, पर लेकिन हम फॉर्मूला क्या कहते हैं रेक्टेंगल क्या वाला बोले? लगा रहे हैं इसमें। क्या बोले? शेप सर वैसे कुछ और बनाई है वैसे हमने, तो लेकिन हाँ, इसमें फॉर्मूला क्या रेक्टेंगल वाला लगा रहे हैं हम। शेप कहाँ पे है? मतलब कौन सा रेक्टेंगल का कौन सा फॉर्मूला है? सर ये आपने बोला ना 70+90/2 × 2। फॉर्मूला अच्छा ही ये ऐसा है, जो फॉर्मूला आपको दिया गया है ना, वो ओरिजिनली जब आइसोहाइटल मेथड में जो है ना प्लैनीमीटर से जनरली निकाला जाता है, जो एरिया होता है ना, यहाँ पे जो एरिया को हमने P1 ये फॉर्मूला लिखा ना, P1 इंटू A1, ऑलरेडी मेरे पास एरिया गिवन है, ठीक है ना। ऑलरेडी इसमें आपको एरिया गिवन है, हम फॉर्मूला है ना P1 इंटू A1 प्लस P2 इंटू A2, तो P का हम एवरेज ले लेते हैं। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, ये दो के बीच में जो पी है उनका एवरेज आ जाएगा, ठीक देखो है। आइसोहाइटल मेथड में क्या होता है, आइसोहाइटल मेथड में आइसोहाइट है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। तो मान लो ये 70 का आइसोहाइट है या 80 का आइसोहाइट है, इनके बीच का एरिया ये मान लो ये 100 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इस पूरे में कितना रेनफॉल होगा मुझे ना 70 का पता है ना 80, तो मैं यहाँ पे एवरेज ले लेता हूं 70 + 80/2, और ये एवरेज को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, समझे? ओके। अब क्लियर है? ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो ये क्लियर, आइसोहाइट वाला क्लियर है, ठीक है भाई। कौन थे वो? ठीक है, 103 पॉइंट समथिंग आ रहा है, हाँ 81 जो भी आ जाएगा, 103.81। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो है हमारा क्या, लॉसेस, जो है हमारा क्या, लॉसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से क्या क्या लॉसेस होते हैं, या एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम, सॉरी हम बोल सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम, एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब चलो इसमें मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन देता हूं। वाटर बजट इक्वेशन का एक क्वेश्चन आपने नहीं किया है, मैं उसको इवेपोरेशन के ही करवा देता हूं। वाटर बजट का एक क्वेश्चन जो है वो इवेपोरेशन की मदद से कर लेते हैं, ठीक है। चलो चलिए आइए, कोई भी दिक्कत लगे भाई ऑनलाइन में जो भी हो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है जैसे अगर मान लीजिए मैंने नहीं सुना, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, ठीक है। लिखिएगा द एवरेज सरफेस एरिया ऑफ अ रिजर्वायर, द एवरेज सरफेस एरिया ऑफ अ रिजर्वायर in the month of June, in the month of June, month of June is 20 kilometer square. The average surface area of reservoir in the month of June is 20 kilometer square. In same month, the average rate of inflow, the average rate of inflow is 10 meter cube per second. 10 meter cube per second. Outflow is 15 meter cube per second. Outflow is 15 meter cube per second. Monthly rainfall 10 centimeter. Monthly rainfall 10 centimeter. Monthly seepage is 1.8 centimeter, and the storage change is 6 million meter cube. 6 million meter cube. The evaporation in centimeter, the evaporation in centimeter
इन दैट मंथ इज डैश, इन दैट मंथ इज डैश। ये क्वेश्चन फिर से अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं 5 मार्क कैरी करना चाहिए, बट मैं 10 के लिए रखूंगा क्योंकि कुछ चीजों की आपको और यहाँ पे नॉलेज पड़ेगी। मैं 10 के लिए इसलिए रखूंगा क्योंकि यूनिट कन्वर्जन यहाँ एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर लिए, आपको यहाँ पे पूरे हाइड्रोलॉजी में यूनिट्स की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई? हाँ दीपक, आयम, ईशान, कोई दिक्कत है भाई बताइएगा। मनीष, पुलकित, रविंद्र, सचिन, समीर, शमशेर, कोई दिक्कत भाई किसी भी पॉइंट में? देखो मैं आज आपको लॉसेस के भी नोट्स भेज दूंगा, लॉसेस के भी मैं आपको पीडीएफ इस क्लास के बाद प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? जहां पे लॉसेस चैप्टर का पूरा थियरी होगा, एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि हम मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए एक बार उसको गो थ्रू करके क्लास में आइएगा, ठीक है ना? हाँ, जितना पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट बताने की यहाँ पे वो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, ठीक है? हमारे तरफ मत देखिए, करता धरता आप ही लोग हो इस सवाल के करता धरता आप ही लोग हो, सॉल्व आप ही को करना है। चलिए, आई होप सभी ने क्वेश्चन लिख लिया है, सभी लिख लियो भाई, आ जाओ। मजेदार क्वेश्चन है, सॉल्व करें, लिख लियो भाई सभी लोग, सभी लोग लिख लियो। चलो, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किससे करेंगे? सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन से, ठीक है? तो सॉल्यूशन में हमें पता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू, सब आदमी ने एक एक चीज बोला है, मतलब सबका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, ठीक है? इनफ्लो आपको हमेशा पता है, जो आने वाली चीजें होती है रिजर्वायर में उसको इनफ्लो बोलेंगे। आइए सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए। इनफ्लो में क्या बोला है देखो, क्वेश्चन पढ़ो। द एवरेज सरफेस एरिया ऑफ रिजर्वायर इन द मंथ ऑफ जून इज 20 किलोमीटर स्क्वायर, इन सेम मंथ एवरेज रेट ऑफ इनफ्लो 10 मीटर क्यूब, और इनफ्लो में क्या है? मंथली रेनफॉल 10 सेंटीमीटर। हम इसको मंथ में ही रखेंगे, ठीक है? अब देखो, जून के महीने में, जून का महीना बोला है, जून का महीना है, पहले तो पता होना चाहिए 30 डेज, 31 डेज कर दिए तो हो गया काम, ठीक है? 30 डेज है। दूसरी चीज आपको ये पता है कि इनफ्लो आई अगर मैं ले लू, कितना बोला है? 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इनफ्लो में ही ये है आपका डिस्चार्ज, इनफ्लो डिस्चार्ज, और इसमें प्रेसिपिटेशन भी इनफ्लो में आएगा जो 10 सेंटीमीटर हो रहा है मंथ में। तो एक दिक्कत क्या है, इनफ्लो या तो हमें इसको हम किस में लेके जाए? पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, या इसको हम कन्वर्ट कर ले किसमें? सेंटीमीटर में। तो हम देखो, एक किसी भी रिजर्वायर में हर सेकेंड में 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी आ रहा है, तो मुझे वॉल्यूम देखना है कितने, मुझे उसका डेप्थ देखना है 20 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में एक महीने में कितना होगा, यही बोला है। जैसे मान लो यहां पे आपको क्या बोला है? 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड का क्या है? डिस्चार्ज। इनफ्लो आया, कितने एरिया में ये इनफ्लो आ रहा है? 20 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। मुझे इसको डेप्थ के टर्म में निकालना होगा, तो जब मैं इनफ्लो लिखूंगा तो ध्यान दो, ये क्या है? 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। सबसे पहली चीज, अगर मैं यहां पे 20 इंटू 10 की पावर 6 लिखूंगा तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ। 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर क्यूब का एक कैंसिल होगा, क्या बचेगा? मीटर बचेगा। अब मेरे लिए दिक्कत क्या दे रहा है ये सेकंड? एक दिन में कितना? 24 घंटा इंटू 60 इंटू 60, हाँ 86400। बट ये एक दिन का है मेरे दोस्त, मुझे तो 30 दिन का चाहिए ना, पूरा का पूरा जून महीना बोला ना। अब ये सेकंड में कन्वर्ट हुआ, ये सेकंड से ये सेकंड कटेगा, ये सेकंड से ये सेकंड। अब एक बात बताओ, अभी भी ये किस में है? मीटर में है। इंटू 10 करेंगे तब इंटू 100 करेंगे तब ये किस में जाएगा? ये 10 मीटर बच रहा है ना, इंटू 100 करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा ना, तभी सेंटीमीटर में आएगा ना। अब समझे? तो ये चीज पहली करनी पड़ेगी। और इसमें और क्या ऐड करेंगे? इनफ्लो में +10। अब ये आपका इनफ्लो निकल के आएगा। जरा मुझे ये निकाल के बताइए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को 10 मार्क के लिए रखा। एक भी चीज आपने गलत की, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसको निकाल के बताएगा जल्दी से। क्या आ गया? 139 आएगा, फिर से करो। 139.6, 139.6 सेंटीमीटर।
139.6 सेंटीमीटर, समझे? चलिए, इनफ्लो आ गया, आउटफ्लो। आउटफ्लो का डिस्चार्ज दिया है। आउटफ्लो का डिस्चार्ज अगर मैं क्यू मानू कितना है, 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सीपेज भी हो रही है उस महीने में, सीपेज भी एक तरीके का क्या है, आउटफ्लो है। कितना दिया है सीपेज? 1.8 सेंटीमीटर। पूछा इवेपोरेशन लॉस, तो आउटफ्लो में फिर से करना पड़ेगा ये सारी चीजें। 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, इंटू 86400 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁶ इंटू 100 और प्लस 1.8 प्लस इवेपोरेशन भी तो आएगा, क्योंकि वो भी तो एक तरीके का क्या है, लॉस है। वाटर बजट इक्वेशन में इवेपोरेशन भी तो एक तरीके का लॉस है, तो मुझे निकालना इवेपोरेशन है तो ई भी तो लिखना पड़ेगा, ई भी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ रहा है बताइएगा, कितना है? 196.2 प्लस ई सेंटीमीटर। ये आ रहा है? हाँ, माइनस हम्म। प्लस ई, तो ये माइनस हो जाएगी ई प्लस करना पड़ेगा ना अभी। इसमें, जब इनफ्लो माइनस अरे तो अभी तो आगे नहीं देखे है ना, अभी जहां तक करे हैं वहां तक तो रुको तुम। हम्म, ठीक है भाई, चल। अब एक चीज ध्यान देना, कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे, इनफ्लो आउटफ्लो से छोटा हो जाए। एक चीज देखो, इनफ्लो कितना है, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दो, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, 196.2 प्लस ई तो पॉजिटिव ही होगा, मतलब यहाँ क्या है, निगेटिव। तो मैं एक काम करूंगा, मैं आउटफ्लो माइनस इनफ्लो कर देता हूं, चेंज इन स्टोरेज पॉजिटिव ही रहेगा। अगर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करते तब उसको निगेटिव रखते, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, पहले मैं बताऊंगा, आउटफ्लो इज ग्रेटर देन इनफ्लो। मतलब क्या है, चेंज इन स्टोरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव। तो मैं ये बोल दूं, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो कर देता हूं इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने तो उल्टा ही किया है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो होता था। तो आपको पता आउटफ्लो कितना है, 196.2 प्लस ई माइनस आई कितना है, 139.6 इज इक्वल टू, देखो 6 मिलियन मीटर क्यूब है, वह सब कुछ तो सेंटीमीटर में चल रहा है, तो 6 मिलियन मतलब 6 इंटू 10⁶ और डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁶। तब आपका क्या कटा, मीटर क्यूब से मीटर ये कटा, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। मतलब ये क्या होगा, 6 इंटू 10⁶। अब ये आया मीटर क्यूब में, डिवाइड बाय नीचे क्या है, 20 इंटू 10⁶, ये आया मीटर स्क्वायर में, और सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये डाटा देखो, 6 क्या दिया है, मिलियन मीटर क्यूब। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है, मंथली सीपेज एंड स्टोरेज चेंज कितना है, 6 मिलियन मीटर क्यूब। तो 6 मिलियन मीटर, 1 मिलियन में क्या होती है, 10⁶। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 मिलियन क्या होता है, 10 लाख के बराबर है कि नहीं, तो 10⁶ हो गया। ठीक है, तो अब मगर मैं उसको मिलियन मीटर क्यूब में नहीं पुट करूंगा ना, तो ये क्या है, 6 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब। नीचे क्या है, एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर। तो एरिया से कितना है, 20, कितने में चेंज आ रहा है, 20 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर में चेंज आ रहा है, और इंटू ये मीटर में है, सेंटीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। आगे यहां से इवेपोरेशन जरा निकाल के बता दीजिएगा, 26.6 सेंटीमीटर आपका इवेपोरेशन। माइनस रिप्रेजेंट यही करेगा ना सर, कि लॉस हो रहा है, माइनस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि लॉस है भाई, माइनस में थोड़ी ना उसको लिखोगे, माइनस यही बता रहा है कि वो वहां से जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बना के देगा। इसमें आपका एग्जामिनर थोड़ा और चालाक है, वो एरिया को किलोमीटर स्क्वायर की जगह हेक्टर कर दे। हाँ वही मैं बोल रहा हूं कि वो और चालाक है, अगर वो वहां पे हेक्टर में कर दे तो 10⁴, ठीक है, तो उसके लिए भी नहीं परेशान होना। हेक्टर मीटर कर दे तो एक तरीके से क्या हुआ, 10⁴ मीटर क्यूब हो गया, 10⁴ मीटर क्यूब हो गया। अगर हेक्टर मीटर बोल दे, वो भी वॉल्यूम की यूनिट है, समझे, तो वो भी कर सकता है, वो उसके पास वो भी पावर है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इवेपोरेशन से ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, क्लियर है। तो अगर इसमें दिक्कत है, अरे मैंने ये कर दिया ना, मैंने उल्टा कर दिया, -6 में यहां रख सकता था, मैंने बस क्या किया, देखो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो होता था, मैंने आउटफ्लो माइनस इनफ्लो कर दिया। बस मैंने क्या है, बस देखो, अगर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करता -6 रख देते, क्योंकि मुझे पता आउटफ्लो ज्यादा है दीपक, मैंने बस उसको क्या किया, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो कर दिया दीपक,
समझे? बच्चे नहीं मान रहे ना। बच्चे बोले सर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो ही करो। हाँ चलिए ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। क्या क्या फैक्टर्स जो है इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, बस। और क्या क्या क्या? हाँ और क्लाइमेटिक कंडीशन भी हो गया, सैलिनिटी भी डिपेंड करती है वाटर की। अगर ज्यादा सैलिनिटी होती है ज्यादा इवेपोरेशन। नहीं सर गलत है। नहीं बराबर है ना भाई, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। सैलिनिटी अफेक्ट करती है, सैलिनिटी से कम होता है। फ्रेश वाटर का इवेपोरेशन रेट 2.5 से 3% ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ओशियन वाटर। सैलिनिटी से इवेपोरेशन का रेट कम होता है, ज्यादा नहीं। विंड स्पीड से इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है एक समय तक, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। एग्जांपल सोच के देखो ना, बहुत एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लो तुमने कपड़े धोए, 10 किलोमीटर पर आवर से विंड बह रही है, तो मान लो कपड़े 1 घंटे में सूख रहे होंगे। विंड की स्पीड ज्यादा हुई, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, हो सकता है कपड़े 45 मिनट में सूखे। विंड की स्पीड 50 हुई, हो सकता है कपड़े आधे घंटे में सूखे। अगर विंड की स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर भी हो जाए, तो क्या कपड़े बाहर रखोगे सूख जाएंगे क्या? नहीं ना। एक समय के साथ क्या होता है, एक समय के साथ विंड स्पीड के साथ इवेपोरेशन रेट बढ़ती है, बट एक समय तक मैक्सिमम जाने के बाद वो क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में भी मैं लिख के दे देता हूं। इसको भी एक बार जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें सारे फैक्टर्स आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, 1000 किलोमीटर पर आवर हो सकता है क्या भाई? हाँ 1000 किलो। ठीक है चलो, देखिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग, अगला क्वेश्चन एक बना सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। मैं आपको फैक्टर्स लिख के दे देता हूं। ठीक है, चलिए पहला फैक्टर्स है, सॉल्यूशन में बनाएगा तो 2 मार्क्स के लिए अगर बोले तो सारे फैक्टर्स लिख के दे दीजिएगा। ठीक है, अगर 2 मार्क्स के लिए बना के दे कभी आपको, तो सारे फैक्टर्स, अगर एक्सप्लेन करने देगा तो वो भी है वहां पे। आपको नोट्स में जो है ना, मैंने सब कुछ दिया। अभी आज जो नोट भेजूंगा ना, उसमें सारे फैक्टर्स है, आप आसानी से समझ जाओगे। कोई ऐसी बहुत बड़ी उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में सॉल्यूशन में देखो, तो सबसे पहला फैक्टर है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किससे रिलेट करता है? डाल्टन्स लॉ से। अगर आपको याद होगा तो वेपर प्रेशर को किससे रिलेट करते हैं? डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर। रेट ऑफ इवेपोरेशन याद होगा अगर आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर। जब तक इसका डेफिसिट ज्यादा रहेगा, क्या होगी? अभी भी क्लाउड्स में जगह खाली है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर की जब तक डेफिसिट ज्यादा है, जैसे मान लो इस क्लास में अभी डेफिसिट बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत तेजी से आ सकेंगे, बट यही दोनों की अगर वैल्यू क्या हो जाए, आसपास आ जाए, तो बच्चों के आने की क्या होगी? रेट कम। तो ऐसे ही अगर सैचुरेशन डेफिसिट कम होते जाएगा तो क्या होते जाएगी? आपकी इवेपोरेशन की रेट कम होते जाएगी। क्या होते जाएगी? इवेपोरेशन की रेट कम होते जाएगी। सेकंड, ये तो है फर्स्ट फैक्टर वेपर प्रेशर। सेकंड देखो, सेकंड हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, ठीक है, हम मानते हैं, बट ऐसा कोई रिलेशन आपको नहीं दिया गया है, कोई फिक्स रिलेशन नहीं है, बट हम ये मानते हैं कि टेम्परेचर से क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। ठीक है ना? हाँ। थर्ड देखो, इसी में आ जाता है वेपर प्रेशर में, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप बोल रहे हो ना, वो वेपर प्रेशर में ही आ जाता है। वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर में ही आ जाता है। टेम्परेचर के बाद अगला है आपके पास विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी भी आपको बताया अभी कि एक समय के लिए बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा? कांस्टेंट। उसके बाद अगला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद नेक्स्ट है आपके पास, फिफ्थ है सॉल्युबिलिटी। सिक्स्थ है आपके पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। सेवेंथ है आपके पास डायमेंशन ऑफ वाटर बॉडी। ये सारी चीजें आपके इवेपोरेशन को गवर्न करते हैं। ये सारी चीजें क्या करते हैं? आपके इवेपोरेशन को गवर्न करते हैं। आपको जो मैं नोट्स भेजूंगा उसमें इसके सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, उसको आप वहां पे पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। हाँ, न्यूमेरिकल होता तो हम लोग सॉल्व कर लेते, बट सारे के सारे फैक्टर्स लिखे हैं, उस सारे फैक्टर्स को वहां पे पढ़ लोगे, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जीवन में हमें
बिल्कुल, जैसे मान लो अगर शैलो वाटर बॉडी है, डीप वाटर बॉडी है, तो क्या नहीं, जैसे देखो अगर एरिया सेम है और अगर डीप वाटर बॉडी है, शैलो वाटर बॉडी, तब इस पे डिपेंड कर जाएगा क्लाइमेट पे। समर में शैलो वाटर बॉडी से ज्यादा इवापोरेशन होती है, विंटर में डीप से, क्योंकि अंदर जो है हीट स्टोर्ड रहता है। जैसे आपने विंटर में बहुत जगह देखा होगा, ऊपर तो पूरा बर्फ है बट नीचे क्या है, पानी है। जो हीट स्टोर होता है उस हीट से क्या होती है, इवापोरेशन होती है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड कर जाएगा क्लाइमेट पे। नॉर्मली अगर मैं साइज की बात करूं, डायमेंशन में एक साइज भी होता है। साइज अगर डिपेंड कर जाए, डेप्थ सेम रखोगे, जहां साइज बड़ा होगा वहां क्या ज्यादा होगी, इवापोरेशन। सरफेस एरिया ज्यादा, इवापोरेशन ज्यादा। अगर सॉल्यूबल सॉल्ट ज्यादा होंगे, ओशियन वाटर में इवापोरेशन कम होती है एज कंपेयर टू क्या, फ्रेश वाटर। ठीक है ना, एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत चले। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बढ़ने के साथ अगर सारी चीजें कांस्टेंट रखोगे, रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज करती है, ध्यान रखिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ेगा, बाकी सारी चीजें अगर कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये भी एक है। तो ये आपको यहां से ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, एक चीज और पढ़ के जाइएगा बेसिकली, अगर मैं एक और क्वेश्चन बोलूं, मेजरमेंट ऑफ इवापोरेशन विद द हेल्प ऑफ इवापोरीमीटर्स। मेजरमेंट ऑफ इवापोरेशन with the help of evaporemeters। इवेपोरीमीटर्स मतलब बेसिकली जो पैन्स होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, जो आपके पास पैन्स होते हैं। ठीक है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको बना के दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इवेपोरीमीटर की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, हम इवेपोरेशन को मेजर कर सकते हैं। इसमें जैसे आप ये देख सकते हो, क्लास ए पैन होता है, यूएस क्लास ए पैन, इंडियन आपका इंडियन स्टैंडर्ड पैन होता है, कोलोराडो संकन पैन होते हैं। इन सारे पैन की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, आप इवेपोरेशन निकाल सकते हो। फिर से आपको कहाँ इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो थियरी बुक आपको मैंने थियरी की ये प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो थियरी आपको दी जाएगी, थियरी गिवन इन कहाँ पे, जो पीडीएफ आपको मैं लॉसेस का दूंगा, उसमें पूरी थियरी है। डाटा है, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप वहां से पढ़ोगे तो डाटा ही है। ठीक है ना, हाँ न्यूमेरिकल होता तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते। ठीक है, क्या नहीं, बस इसलिए क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, आपको एक आइडिया रहे। ठीक है, बस इवापोरेशन में बस हमें इतना ही करना है। ठीक है ना, इवापोरेशन में बस हमें इतना ही करना है। ठीक है, इवापोरेशन से बचेंगे कैसे, अगर ये कभी पूछ ले प्रिवेंशन के लिए, सरफेस एरिया क्या करो, कम कर दो। एक्सपोज सरफेस एरिया कम होगा, इवापोरेशन कम हो जाएगी। केमिकल फिल्म्स यूज कर सकते हो, स्टेराइल अल्कोहल और सिटाइल अल्कोहल, है कि नहीं, हेक्साडेकानॉल और ऑक्टाडेकानॉल। ये होती है क्या आपकी, सिटाइल अल्कोहल और स्टेराइल अल्कोहल। शीट भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या सरफेस एरिया कम कर दो, आप डेप्थ बढ़ा दो, सरफेस एरिया कम कर दो, इससे भी आपका इवेपोरेशन से क्या बच जाओगे। ठीक है ना, हाँ वो जो फिल्म्स है, वो केमिकल फिल्म्स कैसी होनी चाहिए, टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिससे ऑक्सीजन और CO2 पास कर सके, क्योंकि फिर फिशेस उसमें नहीं रह पाएंगे, सर्वाइव करो सर, एक्वेटिक लाइफ को हार्म नहीं करना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन वाले टॉपिक से ये सारी चीजें क्वेश्चन बना सकता है। कोई दिक्कत है बच्चों, बताना भाई, कोई अगर दिक्कत है यहाँ पे इवेपोरेशन वाले टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बताना एक बार, फिर आगे चलेंगे। इवेपोरेशन वाले टॉपिक में कोई दिक्कत किसी को, चले आगे। ठीक है, चलो आगे चले। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। एनलिस्ट द फॉर्मूले यूज टू एसेस, एनलिस्ट द फॉर्मूले यूज्ड टू एसेस evapotranspiration, evapotranspiration। आगे दिया है आपको, एक्सप्लेन एनी वन मेथड टू एसेस पोटेंशियल evapotranspiration। एक्सप्लेन एनी वन मेथड टू एसेस
to assess evapotranspiration. ठीक है, देखिएगा इसका सॉल्यूशन 5 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, फॉर्मूलेस तो बेसिकली यहाँ ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन ऐसे नहीं है, उसको ये पूछना चाहिए था कि इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, पोटेंशियल और एक्चुअल क्या होता है, और उसके बाद कोई फॉर्मूले पूछ सकता है। यहाँ पे फॉर्मूले ज्यादा नहीं, यहाँ मेथड्स है इवेपोट्रांसपिरेशन को निकालने के लिए, जैसे लाइसीमीटर हो गया, आपके पास जो स्टैंडर्ड कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूलेस होते हैं, पेनमैन इक्वेशन हो गया, आपके ब्लेने क्रीडल मेथड होता है। ब्लेने क्रीडल मेथड तो जनरली हम लोग इसमें ज्यादा यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, इरिगेशन में, वहां पे कंजम्पटिव यूज निकालते हैं। हम पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन एक इक्वेशन यूज करते हैं हाइड्रोलॉजी में, जिसको बोला जाता है पेनमैन इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पेनमैन इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे लिखने दीजिए उनको, फिर चलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखे इसका। देखो, सबसे पहली चीज हम उसको ये समझाएंगे कि इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है। क्या होता है, बहुत बढ़िया, इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है। जो पानी से ट्री पे जो कुछ पानी रिटेन हो जाता है ऊपर, या फिर उसको होता है ट्री से, तो उसको रूट से नहीं मिलता, वो तो एंटर कर जाते हैं, तो रूट से पूरा हो जाता है, रूट से होता है, लीव से रूट पर। बहुत बढ़िया, यहां से मारूंगा सीधा जाओगे 20 में गिरोगे। इवेपोट्रांसपिरेशन को डिफाइन किया जाता है सम ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट लीव्स एंड इवेपोरेशन फ्रॉम सराउंडिंग एरिया ऑफ द प्लांट। अगर लैंड पे प्लांट है तो लैंड, अगर वाटर में प्लांट है तो सराउंडिंग एरिया वो वाटर होगा। समझे, प्लांट से इवेपोरेशन नहीं होती है। इवेपोट्रांसपिरेशन को डिफाइन किया जाता है सम ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट, प्लांट से ट्रांसपिरेशन हुई और उसके सराउंडिंग एरिया से जो इवेपोरेशन चल रही होगी। ऐसा क्यों होता है, बहुत आसानी से समझो। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मैं एक प्लांट हूं, मेरे से क्या चल रही है, ट्रांसपिरेशन चल रही है। इसी प्लांट के बगल में सॉइल भी तो होगा, सॉइल के पोर्स में वाटर होंगे, वहां से इवेपोरेशन हो रही है। तो क्या तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे दोनों को, नहीं ना। तो इसीलिए हम दोनों को मिला के एक वर्ड बना देते हैं, क्या, इवेपोट्रांसपिरेशन। तो क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज, क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज sum of water lost from, it is defined as sum of water lost due to transpiration from plant, from leaves of plant, या फ्रॉम प्लांट बोल सकते हैं क्योंकि ट्रांसपिरेशन भी और तरीके के हो जाते हैं, फ्रॉम प्लांट्स, एंड ड्यू टू इवेपोरेशन फ्रॉम its surrounding area, evaporation from its surrounding area, surrounding area, surrounding area। अगर land if plant is present on land, or plant is present on land, and water if plant is present in, if plant is present in water। समझे क्या होता है, प्रेजेंट इन वाटर, ये होता है असली मतलब इवेपोट्रांसपिरेशन का। समझे, प्लांट से कोई इवेपोरेशन नहीं होती है, प्लांट से ट्रांसपिरेशन होता है, अलग ही दिमाग लगाया है, प्लांट से इवेपोरेशन करवा रहे हैं। इंटरसेप्शन में भी चीजें होती है, कौन सा स्टेम से इंटरसेप्शन होता है, जो एक पत्ते से पानी नीचे गिर जाता है, वो एक इंटरसेप्शन होता है। ठीक है ना, वो भी अलग अलग होते हैं। ट्रांसपिरेशन में भी याद रखिएगा, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। प्लांट के क्यूटिक्यूल से अगर पानी जा रहा है तो उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन मतलब अगर प्लांट के जो पत्तों के अंदर से पानी जाएगा उसको लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। तो ये भी अलग अलग चीजें होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, देखो मेरा काम है बताना।
नहीं देखो, मेरा काम है बताना, अब आता नहीं आता है ये चीज हमें नहीं बताओ। इसको लिखिए पहले, सभी लोग लिखो, चलते हैं आगे। क्या बोल रहे हो दीपक? फॉलेज मतलब सारे जो प्लांट्स के ट्री होते हैं उसको फॉलेज बोलते हैं। मतलब जिस भी प्लांट के जो, सॉरी, लीव्स, लीव्स को फॉलेज बोलते हैं। तो लीव से ही क्या होता है आपका? ट्रांसपिरेशन होता है ना। लीव से ही आपका क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है, प्लांट क्या करता है? उस पानी को लेता है खुद की ग्रोथ के लिए, और उस स्टोमेटल ओपनिंग से जो भी, या उसमें और भी है, जैसे क्यूटिक्यूल से अगर हो रहा होगा तो उसको भी अलग ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। बट ये सारी चीजें हम जनरली प्लांट से मानते हैं। प्लांट से जो वाटर का लॉस हो रहा है उसको हम ट्रांसपिरेशन मान लेते हैं ईशान, ठीक है? क्लियर है? चले, ठीक है। तो इवेपोट्रांसपिरेशन किन दो चीजों से मिलकर बना? इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। आगे देखो, अब इसको निकालने के क्या क्या मेथड है। उसने क्या बोला? एनलिस्ट द फॉर्मूले यूज्ड टू असेस इवेपोट्रांसपिरेशन। तो मेजरमेंट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन। तो देखो, इसको मैं तीन मेथड बताता हूं। फॉर्मूले तो मैं आपको ये पेनमैन अलग से पूरा भी लिख के दूंगा। पहला होता है फील्ड प्लॉट्स मेजरमेंट। सबसे पहला क्या होता है? फील्ड प्लॉट्स होते हैं। फील्ड प्लॉट्स में हम क्या करते हैं? हम स्पेसिफिक एक फील्ड बनाते हैं। उस फील्ड के अंदर हम उस तरीके के कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम उसमें पानी देंगे, रन ऑफ होगा, कुछ पानी ग्राउंड में जाएगा। मतलब जैसा फील्ड का कंडीशन है वैसा ही कंडीशन हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। और उससे हम क्या करेंगे? हम उसमें वाटर बजट इक्वेशन लगाएंगे। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, जो बचा हुआ होगा वो क्या निकाल के दे देगा? इवेपोट्रांसपिरेशन निकाल के दे देगा। इसको बोला जाता है फील्ड प्लॉट। सेकंड है हमारे पास क्या? सेकंड है हमारे पास लाइसीमीटर। आपने बहुत सुना होगा, लाइसीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से क्या निकाला जाता है? इवेपोट्रांसपिरेशन। अ मेथड, अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन इवेपोट्रांसपिरेशन। ये भी समझा देता हूं कैसे निकालेगा। यूज टू डिटरमाइन इवेपोटा। देखो यहाँ पे एनलिस्ट द फॉर्मूलेज वो बोला है, बेसिकली फॉर्मूले से ज्यादा मेथड है। क्यों? मैं एक फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, पेनमैन वाला पूरा बताऊंगा, वहां से आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा, ठीक है? लाइसीमीटर में देखो क्या होता है। एक बेसिकली एक पूरी की पूरी वाटर टाइट कंटेनर होती है। उस कंटेनर को हम ले जाके जिस फील्ड का हमें, या जिस प्लांट का हमें इवेपोरेशन चाहिए, इवेपोट्रांसपिरेशन, उसी फील्ड में हम जाके उसको रख देते हैं। तो एक वाटर टाइट कंटेनर, उसमें जो प्लांट फील्ड में है उसी प्लांट को हमने क्या किया? हमने लाइसीमीटर में भी लगा दिया। क्या किया हमने? लाइसीमीटर में भी। अब देखो ऐसा है, अगर मैं डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझाऊं, तो मान लो ये आपके पास एक वाटर टाइट टैंक है। ये देखो, ये आपके पास क्या है? वाटर टाइट टैंक है। ये क्या है? आपका फील्ड है। तो फील्ड में कुछ ना कुछ प्लांट होगा। वही सेम प्लांट हम क्या करेंगे? हम लाइसीमीटर में भी लगाएंगे। वही सेम प्लांट हम लाइसीमीटर में लगाएंगे। सेम सॉइल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे C5 सॉइल है तो यहाँ पे भी सॉइल क्या होगी? C5 होगी। अब इसमें क्या करूंगा मैं? इसमें मैं यहां से एक कांस्टेंट मॉइस्चर को मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, जैसे 5%। जैसे मान लो इसमें स्टार्टिंग में मैंने 10 लीटर पानी डाल दिया। मैंने कितना पानी डाल दिया? 10 लीटर। मैं उस 10 लीटर को कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। अब जितना भी एक्स्ट्रा पानी वो लेगा वो किस में जाएगा? या तो उसकी ग्रोथ में, या तो इवेपोट्रांसपिरेशन। यही होगा ना? या तो देखो, जितना भी पानी आएगा वो कुछ पानी ग्रोथ में यूज करेगा, बाकी का पानी उस लाइसीमीटर से क्या होगा? या तो इवेपोरेट होगा या ट्रांसपायर करेगा। तो इसी को क्या बोला जाता है? इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन को निकालने का एक मेथड है क्या? लाइसीमीटर। समझे? तो यहां पे आप कैसे निकालोगे? जो आपको मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए जो भी पानी है वो तो है, उसके ऊपर से जो भी आप एक्स्ट्रा पानी दे रहे हो वो किसमें जा रहा है? वो सारा का सारा इवेपोट्रांसपिरेशन में। ध्यान रखिएगा, इसी को थोड़ा सा जब आप मॉडिफाई करते हो ना, तो इरिगेशन में आपने पढ़ा होगा कंजम्पटिव यूज। इसी को जब मॉडिफाई करते हो तो इरिगेशन में पढ़ते हो कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज क्या होता है समझो, थोड़ा बताता हूं। इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है? जब मान लो किसी भी खेत में आपने पानी दिया, कोई अगर मान लो कोई एक फील्ड है उसमें आपने इरिगेट किया, तो इरिगेट करने के बाद वहां तीन चीजें होगी। एक तो प्लांट अपने टिश्यूज को ग्रो करने के लिए उस पानी का यूज करेगा। जैसे मान लो आपने एक प्लांट को 50 लीटर पानी दिया, उस 50 में से ये प्लांट जो है आधा लीटर पानी बेसिकली यूज करता है किसके लिए? खुद के ग्रोथ के लिए। बचा हुआ जो 49.5 या 49.5 लीटर है वो सब किस में गया? लॉस में गया।
तो ये जो 49.5 है इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन। और इसी में जब इसको ऐड कर दोगे ना तो वो क्या कहलाएगा, कंजम्पटिव यूज। मतलब एक प्लांट ने कितना पानी यूज किया एक दिन में, वो कंजम्पटिव। तो इवेपोट्रांसपिरेशन हमेशा छोटा होता है कंजम्पटिव यूज से, बट हम अपनी खुशी के लिए उसको बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, क्योंकि वो वैल्यू इतनी छोटी है ना, जो प्लांट खुद के ग्रोथ के लिए जो पानी यूज करता है वैल्यू इतनी छोटी है कि हम दोनों को बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो कंजम्पटिव यूज के जो फॉर्मूले हैं ना वो इसमें भी लग जाते हैं। ठीक है, हाँ, इवेपोट्रांसपिरेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन और एक होता है एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड है आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूले। उसमें हमारे पास पेनमैन्स इक्वेशन। पेनमैन्स इक्वेशन की मदद से हम क्या निकालेंगे, हम पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ध्यान रखिए क्वेश्चन में पोटेंशियल पूछा है कि पोटेंशियल को निकालने का मेथड बताओ, तो हम पेनमैन्स इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। चले आगे, कोई दिक्कत। ठीक है, देखिएगा। चलिए, पेनमैन्स इक्वेशन क्या होता है, पेनमैन्स इक्वेशन this equation is used to determine this equation is used to determine ध्यान रखिएगा, यहां से आप पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन निकालते हो, एक्चुअल नहीं। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन एक्चुअल नहीं निकालते हो, ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन जिसको बोला जाता है पीईटी, इट इज based on energy balance and mass transfer method। जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हो, अगर वो बेसिकली कहीं पे एमसीक्यू एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वो किस पे बेस्ड होता है, एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर मेथड पे बेस्ड होता है। ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, पेनमैन्स इक्वेशन किस पे बेस्ड होता है, एनर्जी। और एनर्जी बैलेंस और मास ट्रांसफर इवेपोरेशन को निकालने के दो मेथड है। वो जनरली आप नहीं पढ़ते हो, बट जनरली एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा एनर्जी बैलेंस, बट वो दो मेथड होते हैं जिससे हम इवेपोरेशन को निकालते हैं। क्या हो गया, एनर्जी बैलेंस, वो नहीं, वो तो वो अलग चीज है। वो तो हम ये बताते हैं कि आपका कितना उसमें अभी पानी और चाहिए। जैसे पीईटी माइनस एईटी क्या है, आपको एक इंडेक्स होता है, एक इंडेक्स होता है जिसकी मदद से उसको कितना पानी है और कितना अभी चाहिए उसका। जैसे पीटी का मतलब क्या हुआ, जैसे इसको बहुत सिंपल भाषा में समझो, उसको खुद की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जितना पानी चाहिए उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। जैसे मान लो कि मुझे भूख लगी और मुझे 5 रोटी की भूख है, तो मेरी ऑप्टिमम है, तो वो क्या है, मेरे लिए पोटेंशियल है, उतना खा सकता हूं। बट एक्चुअल में जो उस समय 3 ही रोटी अवेलेबल होगी तो वो एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन है। तो एटी बाई पीटी का जो रेशो है ना, वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, समझे। वो 0 से क्या करता है, 1 की। हाँ, 80 बाई पीटी, वो 80 100 भी जा सकता है ना, 1 भी जा सकता है। मान लो जितनी जरूरत थी मैं उतनी ही दे दूं तो वो 1 भी जा सकता है। ठीक है, तो पेनमैन्स इक्वेशन की मदद से हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं क्या, हम निकालते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। अब चलते हैं फॉर्मूले पे। तो ई ए या पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन बोल सकते हैं ए एच एन प्लस ई ए तो एक ए एच एन प्लस ई ए गामा डिवाइडेड बाय ए प्लस गामा, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन को निकालने का। ए इंटू एच एन प्लस ई ए गामा डिवाइडेड बाय ए प्लस गामा, इसकी मदद से हम क्या निकालते हैं, हम पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन निकालते हैं पीटी। वही अब बताएंगे ना, और किस चीज के लिए हम, और वही तो बताएंगे। अभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला एम्पेरिकल है, मतलब यूनिट बैलेंस नहीं होंगे। जिसमें आपको स्टैंडर्ड बताए गए उसी में पुट कीजिएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूले का मतलब ही ये होता है
कि यूनिट्स उन्होंने पहले ही उसको उस तरीके से पुट किया, तो हमें जो बताया गया है उसी में पुट करेंगे, ऐसा नहीं सेंटीमीटर का खुद ही मीटर बनाने लग गए, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली चीज देखो, पीईटी क्या है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, किसमें आएगा, mm पर डे, किसमें आएगा, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, इसमें है mm पर डे, ध्यान रखना इसी में आंसर आएगा आपका, इसमें आएगा mm पर डे। एचएन होता है नेट रेडिएशन, कितना आपके सूरज का रेडिएशन आया, कितना आपके सूर्य का रेडिएशन आया इन टर्म्स ऑफ इवेपोरेबल वाटर, कितना पानी इवेपोरेट हुआ उसके टर्म में, क्योंकि हम रेडिएशन को तो नहीं लिख सकते हैं, तो हम रेडिएशन को किसके टर्म में लिखते हैं, नेट रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ इवेपोरेबल वाटर, नेट रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ, नेट रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ इवेपोरेबल वाटर, नेट रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ इवेपोरेबल वाटर। उसके बाद क्या है आपके पास, गामा, एक कांस्टेंट 0.49 mm पर डिग्री सेल्सियस, कितना होता है गामा, 0.49 mm पर डिग्री सेल्सियस, गामा क्या है आपके पास, एक कांस्टेंट है, कितने के बराबर होती है वैल्यू, 0.49 mm पर डिग्री सेल्सियस। EA, a parameter including wind velocity and saturation deficit, parameter including wind velocity and saturation deficit, a parameter including wind velocity and saturation deficit। तो EA का फॉर्मूला क्या होगा, 0.35 1 plus U2 by 160 into U2 by 160 into ES minus EA, 0.35 into 1 plus U2 by 160 into ES minus EA। U2 मतलब मीन वेलोसिटी एट 2 मीटर अबव ग्राउंड लेवल इन किलोमीटर पर आवर। U2 क्या है, मीन वेलोसिटी मतलब विंड की वेलोसिटी कहां पे, ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर, इसमें किलोमीटर पर आवर। ES सैचुरेशन वेपर प्रेशर, EA एक्चुअल वेपर प्रेशर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले ले, लिखने में आसानी होगी, ठीक है। ये ई क्या लिखा था लास्ट में, EA ES माइनस EA, U2 है विंड वेलोसिटी एट 2 मीटर अबव ग्राउंड लेवल, किसमें होगा, किलोमीटर पर आवर। ES एंड EA सैचुरेशन वेपर प्रेशर एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर। एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg लिखोगे, ध्यान रखिएगा, किसमें लिखेंगे, mm ऑफ Hg के टर्म्स में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, mm ऑफ Hg के टर्म्स में लिखेंगे। लास्ट क्या बचा, ए, ठीक है, लास्ट क्या बचा, ए, यही लिख दे ए को इधर करके। तो ए देखो क्या है, स्लोप ऑफ सैचुरेशन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर कर्व एट मीन एयर टेम्परेचर, इसमें इन mm पर डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है, स्लोप होता है किसका, सैचुरेशन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का जो कर्व है उसका स्लोप है किस पे, मीन एयर टेम्परेचर पे। तो ये सारी चीजें मतलब होती है, क्या बोले, स्लोप ऑफ सैचुरेशन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर कर्व, सैचुरेशन वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो, या वर्सेस लिख लो, स्लोप ऑफ सैचुरेशन वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व
एट मीन एयर टेम्परेचर, किसमें किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, mm पर डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, इसको बोला जाता है पेनमैन्स इक्वेशन। तो यहाँ अगर ध्यान दोगे तो ये होता है पूरा मेरे दोस्त पेनमैन्स इक्वेशन। नहीं, न्यूमेरिकल नहीं पूछा, डिफाइन उसमें आपने डेफिनेशन नहीं, जो बनाता है वो भी तो सॉल्व करना चाहिए, डाटा देखो ना, जो पेपर बनाएगा उसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। अभी ये नहीं, ये सोच के देखो कि जो अगर पेपर बनाएगा तो उसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, इस पे ये डाटा, ये जो दो डाटा दिख रहे हैं ना, इसके लिए पूरा आपको नेट रेडिएशन हो गया, हाँ सारी की सारी वैल्यूज दे दे तब एक चीज है कि आसान है, नहीं तो फिर वो ग्राफ में से एक एक वैल्यू निकालनी पड़ती है, पुट करनी पड़ती है। मैंने बोला ना, ये एनालिसिस बहुत बड़ी होती है। जैसे हाँ, ब्लेनिक रीडल मेथड से बहुत बार पूछेगा, बट वो कंजम्पटिव यूज के लिए जनरली इरिगेशन में ज्यादा यूज होता है, हम लोग यहाँ नहीं यूज करते हैं उसको। ठीक है, तो ये है आपका, बताइएगा कोई दिक्कत।